प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 221। सिया, ये सब तुम्हारी ही करनी है। हालांकि सिया ने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने। यह एक ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। सिया का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने जोर जोर से सिर हिलाया। मेरी बेटी तो देखने में इतनी स्वस्थ लगती है, उसके पास सिर्फ 6 महीने कैसे हो सकते हैं? कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? ये सुनकर डॉक्टर जगदीश दुबे के चेहरे पर एक जैसा सोचा था वैसा ही हुआ वाला भाव आ गया, मानो उन्हें सिया की इस प्रतिक्रिया का पहले से ही अंदाजा था। और यह सच भी था। कल रात 10 बजे तक पूरे अस्पताल के बड़े डॉक्टरों की बैठक चली थी, जिसका मुख्य मुद्दा यही था कि सिया के इस सच को न मानने वाली स्थिति को कैसे संभाला जाए। पीहू की बीमारी वास्तव में जटिल नहीं थी, और पुराने मामलों को देखते हुए वे अच्छी तरह जानते थे कि अब इलाज का कोई खास मतलब नहीं रह गया था। वे पीहू के पास बचे समय का भी सटीक अनुमान लगा सकते थे, लेकिन उनके लिए मुश्किल ये थी कि शारीरिक जांच के दौरान पीहू की मानसिक और शारीरिक स्थिति किसी सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं थी, बल्कि कुछ कमजोर बच्चों से तो बेहतर ही थी। अगर पीहू की पीईटी-सीटी स्कैन की रिपोर्ट उनके सामने न होती तो उन्हें भी शक होता कि पिछले अस्पताल ने पीहू की बीमारी का गलत निदान किया था। पीहू की हालत इतनी अच्छी थी कि किसी के लिए भी यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, और उसकी मां को यह यकीन दिलाना तो और भी कठिन था। इसलिए पीहू का निदान कल दोपहर 3 बजे ही पूरा हो गया था, लेकिन सिया को ये खबर कैसे दी जाए, इस पर चर्चा करते करते रात के 9 बज गए थे। उनका मकसद एक ऐसा तार्किक स्पष्टीकरण तैयार करना था जिसे सिया आसानी से स्वीकार कर ले। आखिरकार सिया का रुतबा कोई मामूली नहीं था, और उसके पीछे नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश का हाथ था। अगर वे सिया को संतुष्ट नहीं कर पाए, जिसका मतलब था गुरु देवांश को नाराज करना, तो उन लोगों को क्या परिणाम भुगतने होंगे। सिंघानिया परिवार, उनका पुराना नियोक्ता, इसका जीता जागता उदाहरण था। लेकिन सिया की मौजूदा हालत देखकर लग रहा था कि कल की उनकी 6 घंटे की बैठक पूरी तरह विफल रही थी। एक एक करके उन सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें बर्फ के पानी में धकेल दिया गया हो। उनके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। डॉक्टर दुबे इस समय सिया से भी ज्यादा घबराए हुए थे। उनके हाथ, जिन्होंने अनगिनत हार्ट सर्जरी की थी और कभी नहीं कान पे थे, अब इतना कांप रहे थे कि वे रिपोर्ट को भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे। मिस सिया, ये सभी फैसले पिछले अनुभवों के आधार पर किए गए हैं, और ये भी हो सकता है कि पीहू की शारीरिक बनावट कुछ खास हो, इसलिए उसे सामान्य नियमों से नहीं तौला जा सकता। डॉक्टर दुबे ने ये खोखले शब्द कहे, बस इस उम्मीद में कि सिया थोड़ी शांत हो जाए। आखिरकार वह अच्छी तरह जानते थे कि आपकी बेटी की शारीरिक बनावट चाहे कितनी भी खास क्यों न हो, एक बार जब उसके सारे अंग काम करना बंद कर देंगे तो मौत निश्चित है। उन्होंने पहले भी ऐसे मामले देखे थे। एक इंसान जो बिल्कुल ठीक दिखता था, 3 महीने से भी कम समय में कफन में लिपटा मिला। और सिया ने जब ये शब्द सुने तो उसकी भावनाएं काफी हद तक शांत हो गईं, लेकिन उसने खास शारीरिक बनावट वाली बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। पीहू उसकी बेटी थी। एक मां के रूप में वह सबसे बेहतर जानती थी कि उसकी बेटी की शारीरिक बनावट खास है या नहीं। वह जानती थी कि यह सिर्फ डायरेक्टर के दिलासा देने वाले शब्द थे, और वह ये भी जानती थी कि तथ्यों को नकारने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसने अपने गम को दबाते हुए पूछा, तो क्या समय बढ़ाने का कोई तरीका है? डॉक्टर दुबे ने फिर चारों ओर देखा। उनकी आंखों में याचना थी। लेकिन जब विभाग प्रमुखों ने ये देखा तो उन्होंने या तो सिर झुका लिया या खिड़की से बाहर देखने लगे, मानो कह रहे हो, मैंने कुछ नहीं देखा, कृपया मुझसे मत पूछो।
ये देखकर डॉक्टर दुबे बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। देश की आज़ादी के बाद से शायद ही कोई डायरेक्टर इतना मजबूर हुआ होगा। हार कर उन्होंने अंत में सिया की ओर खेदपूर्ण भाव से देखा और दुख के साथ सिर हिलाया। बेहतर यही होगा कि बच्ची की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करें। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो समझदार थे वे समझ गए। ये वही बात थी, इसे जो पसंद हो खिला पिला दो। ये सुनकर सिया का शरीर कांप उठा। उसने झुककर डॉक्टरों को धन्यवाद दिया, फिर बदहवास सी उठी। उसका संतुलन बिगड़ा और वह लगभग जमीन पर गिरने ही वाली थी। विभाग प्रमुख उसे सहारा देना चाहते थे, लेकिन सिया ने इशारे से उन्हें रोक दिया। मिस सिया, कृपया अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर दुबे को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दे। अंत में उन्होंने कुछ औपचारिक सा कह दिया। सिया ने लगभग न के बराबर सिर हिलाया और फिर सबके गहरे अफसोस के बीच पीडियाट्रिक हेड के केबिन से बाहर निकल गई। केबिन से अस्पताल के प्रवेश द्वार तक की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सिया को वहां तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लग गया। डॉक्टर दुबे और अन्य लोग काफी पीछे पीछे चल रहे थे, इस डर से कि कहीं सिया अत्यधिक दुख से बेहोश न हो जाए। जब सिया अस्पताल के गेट से बाहर निकल गई, तभी डॉक्टर दुबे और उनकी मंडली ने राहत की सांस ली। अस्पताल के बाहर चमकती धूप को देखकर सिया भूल चुकी थी कि वह यहाँ तक कैसे चलकर आए। ऐसा लग रहा था मानो उसने अभी अभी जो रास्ता तय किया है वह उसके लिए यादें मिटाने वाला रास्ता था, जैसे सब कुछ धुंधला हो गया हो। वह काफी देर तक प्रवेश द्वार पर खड़ी रही। धीरे धीरे उसे होश आया, तब उसने पीहू और देवांश को अस्पताल के लॉन में खुशी से खेलते हुए देखा। पीहू की खिलखिलाती हंसी सुनकर सिया हमेशा की तरह मुस्कुराई नहीं। इसके बजाय जिन आंसुओं को उसने इतनी देर से रोक रखा था वे आखिरकार उसकी आंखों से बेतहाशा बह निकले। सब्र का बांध टूट गया और सैलाब उमड़ पड़ा। सिया को चिंता हुई कि कहीं देवांश और पीहू उसे देख न लें, इसलिए वह जल्दी से वापस अस्पताल के अंदर भाग गई। इससे डॉक्टर दुबे और अन्य लोग चौंक गए। वे जल्दी से उसकी ओर लपके ताकि सबसे अच्छी सेवा दे सकें। हालांकि वे अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे कि उन्होंने सिया को लेडीज वॉशरूम में घुसते देखा। तब जाकर उन्होंने हार मान ली। केवल डॉक्टर धनराज सेठ और कुछ नर्सों को वहां इंतजार करने के लिए छोड़ दिया, जबकि बाकी लोग राहत की सांस लेकर बिखर गए। 10 मिनट बाद सिया, जिसने आखिरकार खुद को संभाल लिया था, अस्पताल से बाहर निकली और लॉन में मौजूद पिता और पुत्री की ओर बढ़ी। लेकिन उसने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि दो आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। सिया ने ऊपर देखा और पाया कि यह डॉक्टर रंजीत लांबा और उनका बेटा युवराज लांबा थे। मिस सिया, हमें पता था कि आप कंसल्टेशन के नतीजे देखने अस्पताल जरूर आएंगी, इसलिए मैं और मेरा बेटा यहीं आपका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर लांबा ने एक चापलूसी भरी मुस्कान और लगभग गिड़गिड़ाती हुई आवाज में कहा। मेरा इंतजार? क्या चाहते हो तुम लोग? सिया का मूड पहले से ही बहुत खराब था, इसलिए उसका स्वर तीखा था। मिस सिया, पहले मैं और मेरा बेटा किसी के बहकावे में आ गए थे, हमसे गलती हो गई। हमें अपनी गलतियों का गहरा एहसास है, इसलिए प्लीज मिस सिया, बड़ा दिल दिखाए और मेरे बेटे और मुझे माफ कर दीजिए। हम आपसे भीख मांगते हैं। माफ कर दून। सिया ने ठंडी सांस ली, ताकि तुम लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते रहो और आम लोगों को नुकसान पहुंचाते रहो। सिया अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह अभी भी वही पुरानी मामूली कर्मचारी होती और देवांश अभी भी वही शराबी जुआरी होता, तो अगर उसे ऐसे डॉक्टर मिलते तो वह हताशा में मर ही जाती। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, तुमने जो किया है उसे मैं इस जन्म में कभी माफ नहीं करूंगी, सिया ने कड़ाई से कहा। फिर उन दोनों पर एक नज़र डाली और सीधे आगे बढ़ गई। मिस सिया, मैं और मेरा बेटा अब बर्बाद हो चुके हैं। क्या आपको वाकई इतना निर्दयी होना है? डॉक्टर लांबा ने सिया के जाते हुए साय पर चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये देखकर डॉक्टर लांबा और उनके बेटे ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों की आंखों में एक ही संकल्प था। फिर लगभग एक साथ उन्होंने अपनी जेब से बटन वाले चाकू निकाले और सिया की पीठ की ओर लपके। वे दोनों डॉक्टर थे, मानव शरीर रचना से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वे जानते थे कि एक ही बार में जान लेने के लिए कहाँ चाकू मारना है। ए सिया, ये सब तुम्हारी ही करनी है। अध्याय 222। आधा साल नहीं चलेगा, कम से कम 1 लाख साल। ये सुनते ही सिया ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और देखा कि 2 खंजर दोनों तरफ से पूरी ताकत के साथ उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उस पल में सिया का दिमाग सुन्न हो गया। केवल एक ही विचार धीरे धीरे उभरा, मैं मर नहीं सकती, वरना बाद में पीहू का क्या होगा। उसका वह निकम्मा पिता निश्चित रूप से उसकी जिंदगी के बचे हुए कुछ पलों में उसका साथ नहीं दे पाएगा। क्या पीहू इस दुनिया में बिल्कुल अकेली, बेबस और लाचार नहीं रह जाएगी? जीने की एक अदम्य इच्छा के साथ सिया लगभग सहज रूप से एक तरफ हट गई, लेकिन उसने पाया कि उन 2 खंजरों की जैसे अपनी आंखें थीं, वे तुरंत उसके पीछे मुड़ गए। सब खत्म हो गया, सिया ने अपने मन में चीख पुकारी, और बचने का कोई रास्ता न देख उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे उम्मीद थी कि चाकू उसे चीर देंगे, लेकिन एक दर्दनाक इंतजार के बाद भी उसने वह चुभने वाला दर्द महसूस नहीं किया जिसकी उसने कल्पना की थी। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक साया उसके सामने खड़ा था।
हालांकि वह पूरा चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन सिया को उसकी खुशबू से पता चल गया कि ये देवांश था। क्या वह लॉन में बेटी के साथ नहीं खेल रहा था? वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? 1 मिनट रुको, उसने मेरे लिए चाकुओं को रोका है, तो क्या उसे? देवांश। ये सोचते ही सिया के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। खुद को संभालने के बाद वह तेजी से मुड़ी और देवांश के पास गई, ये देखने के लिए कि वह कैसा है। हालांकि जब उसने अपने सामने का नजारा देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। देवांश ने उन दोनों की मुट्ठियों को, जिनमें चाकू थे, अपनी हथेलियों से सटीक रूप से पकड़ रखा था, और चाकुओं की धार ने देवांश की हथेलियों को नहीं चीरा था, इसके बजाय वे उसकी उंगलियों के बीच की जगह से निकल गई थीं। देवांश की हथेलियां पूरी तरह से सुरक्षित थीं। ऐसा कारनामा करने के लिए किसी को कितना सटीक होना पड़ेगा। सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपने सामने के दृश्य से इतनी हैरान थी कि एक शब्द भी नहीं बोल पाए। 2 चाकू पकड़ने के बाद देवांश, हालांकि, मजबूर दिख रहा था। उसका असली इरादा पीड़ित होने का नाटक करने का था। इन 2 कमजोर लोगों को अपने चाकुओं से अपनी हथेलियों को छेदने देना चाहता था। इस तरह उसे शायद इलाज के लिए सिया के मेंशन में 10 दिन रहने का गिफ्ट पैकेज भी मिल जाता। लेकिन जैसे ही उसका हाथ चाकुओं की नोक के संपर्क में आया, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका वर्तमान शरीर, चाकुओं की तो बात ही छोड़िए, साधारण पिस्तौल की गोलियों से भी घायल नहीं हो सकता। अपनी लाचारी में, ताकि दोनों चाकू टूट न जाएं और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य न बन जाए, देवांश को अपनी हथेलियों को थोड़ा खिसकाना पड़ा, जिससे वह दृश्य बना जो सिया ने अभी देखा था। सिया की चीख सुनने के बाद देवांश ने अपना पैर उठाया और उन दोनों को सीधे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। यहाँ के शोर शराबे ने जल्दी ही भीड़ को आकर्षित कर लिया, जिसमें अस्पताल के सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। हाथ में चाकू लिए 2 आदमियों को देखकर इन सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत अपने डंडे निकाल लिए और आसपास की भीड़ को हटाने लगे। सिया ने उन्हें नजरअंदाज किया और आगे बढ़कर देवांश का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के बीच बार बार जांच करते हुए उसने चिंता के साथ पूछा, तुम ठीक तो हो? कहीं कट तो नहीं गया? अपनी हथेली में उसकी कोमलता महसूस करते हुए देवांश मुस्कुराया और सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी मैं सचमुच चाहता हूँ कि काश मैं ठीक न होता। ये सुनकर सिया के चेहरे के भाव जम गए। उसने तुरंत देवांश का हाथ छोड़ दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अब वह देवांश की ओर नहीं देख रही थी, लेकिन उसके कान लगभग पूरी तरह लाल हो चुके थे। देवांश भी जानता था कि कब रुकना चाहिए, इसलिए उसने उसे और नहीं छेड़ा और इसके बजाय पूछा, वे तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? क्या तुमने उनसे कोई दुश्मनी मोल ली है? कुछ खास नहीं, उन्होंने पहले पीहू का इलाज करने से मना कर दिया था और फिर जब अस्पताल को पता चला तो उन्हें निकाल दिया गया। संक्षेप में, यह एक लंबी कहानी है और मैं इसे कुछ शब्दों में नहीं बता सकती। जब सिया ने यह कहा तो उसकी नज़रें थोड़ी कतरा रही थीं। वह नहीं चाहती थी कि देवांश को कपूर परिवार के साथ उसके सौदे के बारे में पता चले, वरना देवांश के स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से गलतफहमी पाल लेगा कि उसका कपूर परिवार के उस वारिस के साथ कोई स्पष्ट रिश्ता है। वैसे भी उसकी योजना खुद कपूर परिवार के पास जाकर बात साफ करने की थी, इसलिए एक्स्ट्रा मुसीबत खड़ी करने और बेवजह देवांश को गलतफहमी में डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वास्तव में देवांश को डॉक्टर लांबा और अन्य लोगों द्वारा इलाज से मना करने के बारे में पहले से ही पता था, बस वह डॉक्टर लांबा और उन लोगों को पहले से पहचानता नहीं था। अब ये जानकर कि ये 2 वही डॉक्टर थे जिन्होंने पीहू का इलाज करने से मना किया था, उन दोनों के प्रति देवांश की नज़र बदल गई। चूंकि बात साफ नहीं है तो चलो अभी इसके बारे में बात नहीं करते, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ, देवांश ने कहा, फिर सिया को ले जाने की तैयारी करने लगा। जहाँ तक अस्पताल के टेस्ट के नतीजों की बात थी, उसे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, इसलिए उसने उनका जिक्र नहीं किया। सिया ने भौहें सिकुड़ी, क्या हम पुलिस को नहीं बुला रहे हैं? उन्होंने लगभग तुम्हारे हाथ में छेद कर दिया था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्होंने लगभग उसकी जान ले ली थी, बल्कि इस बात की थी कि उन्होंने लगभग देवांश की हथेली को घायल कर दिया था। कोई बात नहीं, अस्पताल के कर्मचारी इसे संभाल लेंगे। देवांश ने सिर हिलाया, पहले मुड़ा और पीहू की ओर चल दिया जो ज्यादा दूर नहीं थी। उसकी दिव्य दृष्टि ने आसपास के इलाके को कवर कर रखा था और वह पीहू के आसपास की हर हरकत को जानता था, इसलिए उसे चिंता नहीं थी कि कोई उसका अपहरण कर लेगा। सिया ने पीछे मुड़कर देखा। हालांकि उसे लगा कि यह थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन चूंकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए पुलिस में रिपोर्ट करने से शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसने इस पर और विचार नहीं किया और अपने सीधे सुडौल पैरों से तेजी से उनके पीछे चल दी। लेकिन वह कुछ ही कदम चली थी कि पीछे भीड़ से एक जोर की आवाज़ सुनाई दी। सिया खुद को रोक नहीं पाए और पीछे मुड़कर देखा। धुंधला सा दिखाई दिया कि डॉक्टर लांबा और उनका बेटा एक दूसरे को चाकुओं से गोद रहे थे, पूरी ताकत और शक्ति के साथ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वे नाटक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वे यह अपनी मर्जी से कर रहे हैं।
आखिरकार उनके बेहद भयभीत चेहरों से देखा जा सकता था कि वे दोनों अपनी मौजूदा हरकतों से बेहद उलझन में थे, फिर भी मजबूर थे। इस समय वे ऐसा आभास दे रहे थे जैसे कोई उनके हाथ पकड़कर बेताबी से एक दूसरे को भौंक रहा हो। सिया बता सकती थी कि वे बोलना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से कई बार चाकू लगने के बावजूद उन्होंने दांत भींच रखे थे और चुप थे। अगर वे मुझे चाकू नहीं मार सके तो खुद को मार रहे हैं। यह क्या हो रहा है? सिया अपने आप से बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए, उसकी आंखों में उलझन भरी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद सिया को कुछ समझ नहीं आया और अंत में बस 2 शब्द ठंडेपन से कहे, करनी का फल। उसकी राय में इंसान जैसा करता है ऊपर वाला सब देखता है। बहुत संभव था कि जिन मरीजों के साथ उन्होंने अतीत में गलत किया था वे मरने के बाद बदला लेने वापस आ गए हों। ये सोचकर सिया ने भीड़ में चल रही स्थिति पर और ध्यान नहीं दिया और देवांश के पीछे चलने लगी। तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे कि डॉक्टर ने क्या कहा? सिया देवांश के बगल में खड़ी थी, पीहू को घास में तैरते हुए देख रही थी। वे चाहे जो भी कहें, मैं पीहू को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। देवांश ने दृढ़ता के साथ कहा। ये पीहू से एक वादा था और सिया से भी, और एक अमर सम्राट का वादा प्राचीन और शाश्वत कभी नहीं टूटता। हालांकि सिया देवांश के आभामंडल से प्रभावित थी, लेकिन उसे नहीं लगा कि देवांश में पीहू को ठीक करने की क्षमता है। हालांकि उसने पहले गलती से पीहू के पैर को ठीक कर दिया था, लेकिन वह दैवीय दवा अंततः संजीवनी हर्बल्स से आई थी और उसका देवांश से कोई लेना देना नहीं था। उसने बस उस दैवीय दवा को खरीदने के लिए पैसे खर्च किए थे। फिर भी सिया ने देवांश को हतोत्साहित नहीं किया। इसके बजाय हल्का सा सिर हिलाने के बाद उसने मन बना लिया कि जब वह कपूर परिवार के पास जाएगी तो वह बिना किसी शर्म के गुरु देवांश के ठिकाने के बारे में पूछताछ करेगी। चूंकि सियांश हॉस्पिटल मजबूर था तो वह केवल उस रहस्यमय गुरु देवांश पर ही अपनी उम्मीदें टिका सकती थी। यही वह उम्मीद थी जो अभी भी उसे सहारा दे रही थी कि सिया का दिल नहीं टूटा था, वरना उसके स्वभाव को देखते हुए वह कब की गम में डूब चुकी होती और उसमें खड़े होने की ताकत कहां से आती। 6 महीने, सिया ने उदास चेहरे के साथ कहा। डॉक्टर ने कहा कि पीहू के पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 महीने हैं। देवांश ने थोड़ा माथा सिकोड़ा, मन ही मन सोचा, वाकई समय को पलटने के बाद बहुत सी चीजें बदल गई हैं। पिछले जीवन में पीहू के पास 10 महीने बचने चाहिए थे, लेकिन अब केवल 6 महीने बचे हैं। समय थोड़ा कम है, लेकिन अगर मैं ऊर्जा मणि इकट्ठा कर लूं तो ये काफी होना चाहिए। इस समय देवांश की साधना की इच्छा एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई। देवांश, क्या मैं तुमसे एक एहसान मांग सकती हूँ? ठीक है, बताओ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। अगले 6 महीनों के लिए क्या तुम प्लीज सुधर सकते हो और पीहू को नुकसान पहुँचाने वाला कोई काम नहीं करोगे? मेरी सिर्फ यही एक बेटी है और मैं चाहती हूँ कि वह बिना किसी मलाल के इस दुनिया से जाए। इसलिए भले ही यह सिर्फ दिखावा हो, क्या तुम अगले 6 महीनों के लिए नाटक कर सकते हो? प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। सिया की आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा याचना से भरा था। हालांकि देवांश ने सिर हिलाया। 6 महीने काफी नहीं हैं। वही हुआ न? क्या यह अभी भी बहुत लंबा समय है? सिया का दिल बुझ गया। टूटी हुई उम्मीद की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। देवांश ने फिर सिर हिलाया। 6 महीने काफी नहीं है, कम से कम 1 लाख साल। अध्याय 223। क्यों न पापा को एक मौका दिया जाए। उसकी बातें सुनकर सिया चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। देवांश, सीरियस हो जाओ। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं एक बहुत जरूरी बात कर रही हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बहुत गंभीरता से जवाब दे रहा हूँ। अगर 1 लाख साल और भी बीत जाएं, तब भी मैं पीहू को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम कभी नहीं करूंगा। यह मेरा वादा है, देवांश ने संजीदगी से कहा। उसकी आंखों में पूरी सच्चाई थी। सिया ये तय नहीं कर पा रही थी कि देवांश की बातें सच हैं या झूठ। आखिर पिछले 2 सालों में उसकी झूठ बोलने की कला में महारत जो हासिल हो गई थी, ऊपर से 1 लाख साल तक कौन जिंदा रह सकता है? उसकी बातें किसी मजाक जैसी लग रही थी, कौन यकीन करेगा? लेकिन हाल ही में देवांश का बर्ताव काफी अच्छा रहा था, इसलिए सिया कुछ पल के लिए दुविधा में पड़ गई। मुझे कोई बड़ा वादा मत दो। मुझे 1 लाख साल नहीं चाहिए, बस तुम्हारा आधा साल तक ठीक से रहना ही काफी है। सिया ने अपनी बात दोहराई, इस उम्मीद में कि देवांश इस पल उसके दृढ़ निश्चय को समझेगा। देवांश ने सिर हिलाया, सिया की बात मान ली और फिर उसे तसल्ली दी। पीहू एक नसीब वाली बच्ची है, मेरा यकीन करो, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देवांश, मैं 3 साल की बच्ची नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि ऐसी तसल्ली का कोई फायदा है? पीहू के पास सिर्फ आधा साल बचे होने की बात सोचकर सिया का दिल बैठा जा रहा था और वह देवांश की असंभव तसल्ली से विशेष रूप से चिढ़ गई थी। लेकिन जब उसे याद आया कि देवांश ने उसके लिए नंगे हाथों से 2 चाकू पकड़े थे तो उसके दिल में कोमलता की एक लहर उठ गई। अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो इतनी लापरवाही मत करना। मैं नहीं चाहती कि पीहू अपने आखिरी समय में अपने पिता को खोने का दर्द सहे। उसकी बातों पर देवांश मुस्कुरा दिया। ठीक
है। पीहू को गोद में उठाने के बाद तीनों का परिवार टैक्सी लेकर वापस अपनी हाउसिंग सोसाइटी सी लिंक हाइट्स आ गया। चाहे ये जानबूझकर लिया गया इम्तिहान हो या देवांश के प्रति उसकी धारणा में बदलाव, सिया ने देवांश को सोसाइटी से जाने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय वह उसे और अपनी बेटी को सीधे सोसाइटी के प्लेग्राउंड में ले गई। मुझे याद है एक बार वह स्लाइड पर खेल रही थी और जब तुमने उसे ढूंढा तो तुमने उसे सीधे स्लाइड से नीचे लात मार दी थी। उसका चेहरा और हाथ खून से लथपथ थे और फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई तो तुमने उसे उठाया और बहुत देर तक पीटा। अगर मैं समय पर वापस न आ जाती तो शायद तुम उसका पैर ही तोड़ देते। अतीत को याद करते ही सिया का कलेजा छलनी हो गया। वह सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि पुराना देवांश इतना क्रूर कैसे हो सकता था कि वह एक ऐसी बच्ची पर हाथ उठाए जो अभी सिर्फ 2 साल से थोड़ी बड़ी थी। तब से पीहू ने कभी दोबारा प्लेग्राउंड जाने की हिम्मत नहीं की। हर बार जब वह इसे देखती है तो दूर से ही बचकर निकल जाती है। यहाँ तक कि पिछली बार जब मैं उसे खेलने ले गई थी तो उसने बहुत विरोध किया और अंततः हाथ छुड़ाकर भाग गई। जैसे जैसे सिया बोल रही थी उसकी आंखें धीरे धीरे नम होती गईं और देवांश इन शब्दों को सुनते हुए महसूस कर रहा था जैसे उसका दिल चीरा जा रहा हो, इतना दर्द कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे याद आया कि जब वह पिछली बार चुपके से पीहू को देखने आया था तो उसने देखा था कि हालांकि पीहू स्लाइड और दूसरे झूलों पर खेलना बहुत चाहती थी, लेकिन सिया के कितना भी प्रोत्साहित करने पर भी उसने खेलने की हिम्मत नहीं की और अंत में डरते हुए वापस भाग गई। ये वही दृश्य होना चाहिए जिसकी सिया बात कर रही थी। वह जानता था कि वह एक कमीना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा कमीना होगा। उसकी उस समय की हरकतों ने पीहू का पूरा बचपन लगभग बर्बाद कर दिया था। जैसे ही वे प्लेग्राउंड के पास पहुंचे, पीहू ने सहज रूप से विरोध करना शुरू कर दिया। देवांश की गोद से निकलने के लिए छटपटाने लगी, अपने हाथ फैलाए और अपनी मां को गोद में लेने के लिए रोने लगी। हालांकि उसने देवांश को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसकी हड्डियों में बसा डर खत्म नहीं हुआ था। इसके बजाय इस समय वह पूरी तरह से उभर आया था। मम्मा गोद लो, मम्मा गोद लो, मैं प्लेग्राउंड नहीं जाऊंगी, पापा मारेंगे, दर्द होगा। पीहू अच्छी बच्ची बनेगी, पीहू प्लेग्राउंड नहीं जाएगी, पापा प्लीज मुझे और मत मारना, ठीक है। जब सिया ने पीहू को रोते हुए सुना तो वह घबरा गई और उसे शांत करने के लिए जल्दी से देवांश की बाहों से ले लिया। ये देखकर देवांश का दिल बुरी तरह टूट गया। वह चाहता था कि काश उसके हजारों टुकड़े कर दिए जाएं। तुम्हें जल्दी चले जाना चाहिए, अगर तुम यहाँ रहोगे तो पीहू और भी ज्यादा डरेगी, सिया ने दुख भरे चेहरे के साथ आग्रह किया। देवांश ने उसकी बात सुनी लेकिन वास्तव में गया नहीं। इसके बजाय वह दर्जनों कदम पीछे हट गया और तब तक इंतजार करता रहा जब तक सिया ने पीहू को शांत नहीं कर लिया। फिर वह आगे बढ़ा और सिया से कहा, ये सब मेरी ही गलती थी, मैं गलत था। मैं तुम्हारी माफी नहीं मांगता, मैं केवल अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका मांगता हूँ। सिया ने अपना मुंह खोला, समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आखिरकार देवांश हाल ही में उसके और उसकी बेटी के साथ वास्तव में बहुत अच्छा रहा था, लेकिन उसने उस समय जो जानवरों वाली हरकतें की थी उन्हें वाकई आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि देवांश का ये वर्तमान अच्छा स्वभाव कब तक चलेगा। क्या उस समय भी उसका व्यक्तित्व रातों रात नहीं बदल गया था? इसलिए सिया बहुत बेचैन थी, चिंतित थी कि देवांश एक बार फिर भारी व्यक्तित्व परिवर्तन से गुजरेगा और पीहू को दोबारा चोट पहुंचाएगा। अगर देवांश ने हाल ही में अपेक्षाकृत अच्छा व्यवहार न किया होता तो सिया उसे मौका नहीं देती, उससे आधा साल ठीक रहने का वादा नहीं लेती। वरना सिया के पिछले विचारों के अनुसार वह अपनी मौत तक पीहू को देवांश से मिलने नहीं देती। बेशक एक और भी महत्वपूर्ण कारण था, वह जानती थी कि पीहू के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह पीहू के अधूरे बचपन को पूरा करने के लिए सब कुछ करना चाहती थी ताकि वह इस दुनिया से मलाल लेकर न जाए। ये देखकर कि सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, देवांश ने पीहू से बेहद दुख के साथ बात की। पीहू, पापा पहले गलत थे, पापा बुरे थे, पापा को तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। अब से तुम जो खेलना चाहोगी पापा तुम्हें खिलाने ले जाएंगे। पापा को भी एक मौका दो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का, ठीक है? पीहू को अभी भी सुधारने शब्द का मतलब ठीक से समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने सहज रूप से सिया की ओर देखा, शायद उसकी राय मांग रही थी। सिया भी नहीं जानती थी कि देवांश पर विश्वास करे या नहीं, लेकिन एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने पीहू की ओर सिर हिलाया। पापा कह रहे हैं कि वे तुम्हें और नहीं मारेंगे। क्या तुम पापा पर एक बार भरोसा करना चाहती हो और उन्हें तुम्हें स्लाइड पर खिलाने ले जाने देना चाहती हो? पीहू अभी भी डरी हुई थी, सिया से कसकर चिपकी हुई थी और नीचे उतरने से मना कर रही थी। यह उसकी बाबी डॉल को स्वीकार करने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। देवांश हिम्मत नहीं हारा बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसे बेहद धैर्य के साथ तसल्ली दी। हालांकि पीहू अभी भी प्लेग्राउंड के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी, लेकिन देवांश के 1 घंटे तक समझाने के बाद अब वह प्लेग्राउंड के पास देवांश के साथ गेम खेलने की हिम्मत कर रही थी।
देवांश को इतनी देर तक अपना आपा न खोते देख सिया, जो दूर से सब कुछ चुपचाप देख रही थी, एक लंबी सांस लिए बिना न रह सकी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतना धैर्य होगा, ये काफी हैरान करने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच बेहतर के लिए बदल गया है? सिया ने हल्का सा सिर हिलाया, यकीन नहीं था कि अपने फैसले पर भरोसा करे या नहीं। एक और घंटे खेलने के बाद पीहू थकने लगी थी, इसलिए सिया ने देवांश को विदा किया और पीहू को नहलाने और सुलाने के लिए ऊपर ले गई। देवांश ने माँ और बेटी के कमरे में घुसने तक इंतजार किया, फिर वह मुड़ा और जाने लगा। फिर नक्षत्र विला लौट आया और अपनी साधना में डूबने लगा। 3 दिन जल्दी बीत गए। हालांकि देवांश की साधना में सुधार हुआ था, लेकिन उसकी प्रगति पहले की तुलना में बहुत धीमी थी। अगर वह अभी भी स्पिरिट कैप्चरिंग ग्रैंड एरे स्थापित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मणि प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसका स्तर लंबे समय तक दक्ष स्तर की 7वीं परत पर ही अटका रहेगा। लेकिन पीहू की शारीरिक स्थिति केवल आधा साल ही चल सकती थी। हालांकि वह उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित हो रही थी, लेकिन वह भी इस आधार पर होना चाहिए था कि उसके शारीरिक अंग अभी भी सामान्य रूप से काम कर रहे हों। अगर उसके आंतरिक अंग सभी विफल हो गए, तो चाहे वह कितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जा डाले, यह शायद ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। यह एक बड़े पेड़ की तरह था। यदि पेड़ में अभी भी जीवन की एक किरण बची है, तो देवांश की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से इसे जीवंत बना देगी। लेकिन अगर पेड़ ही सूख गया, तो चाहे कितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जा डाली जाए, स्थिति को पलटने में वह शक्तिहीन होगा। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा पीहू की उम्र 6 महीने से आगे बढ़ा सकती थी। ज्यादा से ज्यादा यह इसे केवल 2 या 3 महीने और बढ़ा सकती थी। यह अभी भी एक आशावादी दृष्टिकोण पर आधारित था। यदि पीहू की स्थिति और बिगड़ गई, तो यह समय काफी कम हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, देवांश के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। ज्यादा से ज्यादा 9 महीने उसे न केवल दक्ष स्तर को तोड़ना था, बल्कि द्रोण स्तर में प्रवेश करने के लिए एक और महादक्ष को पार करना था, जहां वह पीहू के लिए मैरो क्लींजिंग और टेंडन वॉशिंग कायाकल्प कर सके। समय पहले से ही बहुत कम था और देवांश बहुत दबाव महसूस कर रहा था। इसके अलावा अगर सामान्य साधना के तरीके काफी तेज नहीं थे, तो उसे आपात स्थिति के लिए एक बैकअप योजना के बारे में सोचने की जरूरत थी। वह ऊर्जा मणि के ठिकाने की जांच के लिए पूरी तरह से नायर परिवार पर निर्भर नहीं रह सकता था। क्या होगा अगर उन्हें कभी उनका पता ही न चले? क्या इससे उसकी महत्वपूर्ण योजनाएं बर्बाद नहीं हो जाएंगी? जैसे ही देवांश अपने स्तर को बढ़ाने के लिए लगन से साधना कर रहा था, सिया की सबसे अच्छी दोस्त अंजलि मुसीबत में पड़ गई। अध्याय 224। इस औरत का बैकग्राउंड कितना जबरदस्त है। सिया पिछले कुछ दिनों से पीहू के मामलों में व्यस्त थी और कई दिनों से ऑफिस नहीं गई थी। खासकर यह जानने के बाद कि पीहू के पास केवल आधा साल बचा है और दवा का कोई असर नहीं हो रहा है, सिया और भी ज्यादा निराश हो गई। उसे लगने लगा कि वह चाहे कितना भी पैसा कमा ले, सब बेकार है। बेहतर है कि बचा हुआ समय पीहू के साथ ठीक से बिताया जाए। लेकिन वह केवल कुछ दिनों के लिए ही उदास रही और जल्द ही उसने अपना लड़ने का जज्बा वापस पा लिया। वह अब भी किस्मत पर भरोसा नहीं करती थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर मुंबई का सियांश हॉस्पिटल पीहू की हालत को लेकर लाचार है, तो उन्हें दिल्ली के एम्स या किसी और बड़े अस्पताल जाना चाहिए। पूरे भारत के सबसे अच्छे अस्पताल के रूप में उसे विश्वास था कि उनके पास पीहू की जान बचाने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा, और यह भी संभव है कि वे पीहू को ठीक कर सकें। हालांकि दिल्ली के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए उसके पास जो 1-2 लाख रुपए थे, वे काफी नहीं होंगे। उसे कम से कम 3 से 4 लाख और चाहिए होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बीमारी के आखिरी चरण में पैसों की जरूरत निश्चित रूप से और भी ज्यादा होगी। इसलिए वह अभी हार नहीं मान सकती थी। उसे पीहू के लिए और पैसा कमाना था। देवांश से तो उम्मीद करना बेकार था, इसलिए वह केवल खुद पर भरोसा कर सकती थी। लेकिन जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, वह ये थी कि जिस दिन वह कंपनी पहुंची, उसे बुरी खबर सुनने को मिली। उसकी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि का एक्सीडेंट हो गया था। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि अंजलि के साथ 2 दिन पहले हादसा हुआ था। उसे बताया गया कि अपने पति के साथ खरीदारी करते समय उन पर अचानक गुंडों के एक समूह ने हमला कर दिया। अंजलि तो ठीक थी, उसे केवल मामूली खरोंचें आई थीं, लेकिन उसके पति को बुरी तरह पीटा गया था। सिर से खून बह रहा था और वह मौके पर ही बेहोश हो गया था। नजदीकी अस्पताल ले जाने और आपातकालीन उपचार के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसे गंभीर चोट और रीढ़ की हड्डी में क्षति हुई, जिसके लिए तत्काल सर्जरी की आवश्यकता थी। अन्यथा वह जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो सकता था। ऐसा कैसे हो सकता है? सिया पूरी तरह से हैरान थी। नीचे कर्मचारियों ने इधर उधर देखा और अंत में सुपरवाइजर कविता जोशी बोली, यह शायद किरू ग्रैंड वालों ने किया होगा। किरू ग्रैंड? सिया ने माथा सिकोड़ा। उनका हमारी कंपनी के साथ विवाद है, वे अंजलि के पति पर हाथ क्यों डालेंगे? कविता ने कहा, डिप्टी डायरेक्टर अंजलि अभी भी कपूर ग्रुप की कर्मचारी हैं, इसलिए किरू ग्रैंड वाले शायद सावधान हैं और डिप्टी डायरेक्टर अंजलि को कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे।
लेकिन उनके पति अलग हैं, अगर वे उन्हें मारते हैं तो मारते हैं। भले ही पुलिस जांच करे, वे डिप्टी डायरेक्टर अंजलि के विवाद को प्राथमिकता नहीं देंगे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इसका पता किरुग्रैंड तक नहीं लगा पाएंगे। सिया ने सिर हिलाया, मैं समझ गई, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से संभालूंगी। आप सभी लोग कृपया आते जाते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। इसके अलावा जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता, कोई ओवरटाइम नहीं करेगा। आप सभी समय पर निकलें और अकेले घर न जाएं। जी। अंजलि जिस अस्पताल में थी उसका पता पूछकर सिया सीधे जनता हॉस्पिटल गई। यह अंजलि के किराए के अपार्टमेंट के पास का एक अस्पताल था, जो क्लास ए अस्पताल भी नहीं था। पिछले साल बड़ी मुश्किल से क्लास बी में जगह बना पाया था। सिया ने अंजलि को स्पाइनल सर्जरी वार्ड में पाया। इस समय वह बहुत कमजोर दिख रही थी, मानो 10 साल से ज्यादा बूढ़ी हो गई हो। अंजलि का पति रोहन पाटिल अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसके माता पिता पहले ही अपने गांव से आ चुके थे। वे साधारण किसान थे, बिस्तर के पास उकड़ू बैठे थे, उनके चेहरों पर गहरा दुख था। जब सिया अंजलि के सामने आई तो वह स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत सिया को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पिछले 2 दिनों से वह लगातार व्यस्त थी, बिना रोए सारी कठिनाई और थकान सह रही थी। लेकिन सिया को देखते ही, जो परिवार नहीं थी लेकिन परिवार से बढ़कर थी, वह खुद को और रोक नहीं पाए। सब ठीक है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिया ने अंजलि की पीठ थपथपाई, उसे धीरे से तसल्ली दी। थोड़ी देर बाद अंजलि ने आखिरकार रोना बंद कर दिया। दोनों महिलाएं अस्पताल के बिस्तर के पास बैठी और कुछ बातचीत के बाद सिया को एहसास हुआ कि उसने बहुत जल्दी बोल दिया था। यह मामला खत्म नहीं हुआ था, ये तो अभी शुरू हुआ था। कारण सरल था। घटना के बाद अंजलि ने तुरंत रात भर अस्पतालों से संपर्क किया, लेकिन मुंबई के लगभग सभी छोटे बड़े अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। छोटे अस्पताल ऐसी सर्जरी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भर्ती नहीं किया। बड़े अस्पतालों में बिस्तर खाली नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से भर्ती नहीं किया। अगर वे भर्ती करते तो वे सर्जरी नहीं कर सकते थे, तो भर्ती क्यों करते? भर्ती होने की रात से अंजलि सभी से भीख मांग रही थी, लेकिन 2 दिनों के बाद उसे केवल 2 शब्द मिले, नो एडमिशन। यह इलाज से मना करने से अलग था, जहां एक डॉक्टर इलाज कर सकता था लेकिन जानबूझकर नहीं करने का विकल्प चुनता था। यहाँ अस्पताल के सर्जिकल डॉक्टर सीमित थे और ऑपरेशन थिएटर लगभग हमेशा भरे रहते थे, जिससे इलाज के लिए बीच में घुसना असंभव था। यह ऐसी स्थिति थी जहां वे इलाज करना चाहते थे, लेकिन उद्देश्यपूर्ण स्थितियां इसे रोक रही थीं। आखिरकार किसी को बीच में घुसने देने का मतलब था कि कोई और मरीज सर्जरी नहीं करवा पाएगा। ऐसी दुविधा में कौन आपको बिना किसी मजबूत सिफारिश के लाइन तोड़ने देगा? बड़े अस्पताल में किसी विशेषज्ञ की अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए दलाल भारी कीमत वसूलते हैं। क्या ये वही सिद्धांत नहीं है? लेकिन आप अपॉइंटमेंट के लिए दलाल ढूंढ सकते हैं, लेकिन भर्ती और सर्जरी के लिए चाहे दलाल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। और अंजलि के पति रोहन पाटिल की हालत में देरी नहीं की जा सकती थी। आखिर मामला रीढ़ की नसों का था। अगर 72 घंटे से ज्यादा हो गए तो भले ही कोई अस्पताल उसे भर्ती करने को तैयार हो जाए, नसें पहले ही मर चुकी होंगी, जिससे सर्जरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब 50 घंटे से अधिक समय बीत चुका था, जिससे अंजलि के पास आधे दिन से भी कम समय बचा था। अगर उसे कोई उपयुक्त अस्पताल नहीं मिला तो रोहन को अपनी पूरी जिंदगी बिस्तर पर बितानी होगी। हमारा बेटा सिर्फ 6.5 साल का है और रोहन सिर्फ 37 के हैं। अगर वे लकवाग्रस्त हो गए तो भविष्य में हमारा क्या होगा? जैसे जैसे अंजलि बोल रही थी, वह फिर से रोने से खुद को रोक नहीं पाए। पास में बैठे दोनों बुजुर्ग भी अपने आंसू पोंछने से खुद को रोक नहीं पाए। ये रोहन की किस्मत है। अगर वह सचमुच अपाहिज हो जाता है, अंजलि बेटी, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ये सुनकर अंजलि और जोर से रोने लगी। इतने अच्छे ससुराल वालों के साथ वह पत्थर दिल होकर दूसरी शादी कैसे कर सकती थी? इसके अलावा वह ऐसी औरत नहीं थी जो दौलत से प्यार करे और गरीबी से नफरत, वरना उसने पहले ही कंगाल रोहन पाटिल से शादी नहीं की होती। सिया ने जल्दी से उसे थोड़ी देर तसल्ली दी, फिर पूछा, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? पीहू उस हालत में है और तुम पिछले कुछ दिनों से उसके लिए इतनी व्यस्त और परेशान हो। तुम्हें बताने से तुम और ज्यादा परेशान हो जाती, अंजलि ने सिसकते हुए कहा। तुम्हारी यह हालत है, फिर भी तुम्हें मेरी चिंता करने की फुर्सत है। मैं तुम्हें क्या कहूँ? सिया स्वाभाविक रूप से बहुत भावुक थी, लेकिन थोड़ी डांट भी जरूरी थी। उसने अंजलि से कोई वादा नहीं किया, लेकिन चुपके से अपना फोन निकाला और डॉक्टर जगदीश दुबे को एक मैसेज भेजा। दूसरी तरफ से लगभग तुरंत जवाब आया। बात बहुत सीधी थी, आप किस अस्पताल में हैं? मैं उसे लेने के लिए तुरंत एम्बुलेंस भेजता हूँ। सिया ने तुरंत धन्यवाद का जवाब दिया, फिर अंजलि से कहा, जाओ और डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी करो। मैंने तुम्हारे लिए एक अस्पताल से बात कर ली है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अंजलि को पहले तो कुछ यकीन नहीं हुआ।
कई सेकंड बाद उसने आखिरकार पूछा, कौन सा अस्पताल? क्या वे रोहन की सर्जरी कर सकते हैं? सियांश इंटरनेशनल हॉस्पिटल। वे सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। वहां पहुंचते ही उसकी सर्जरी हो जाएगी। सिया ने सिर हिलाया। सियांश हॉस्पिटल? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? अंजलि ने रोना बंद कर दिया। उसकी आंसुओं से भरी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह सियांश हॉस्पिटल था, मुंबई का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल, जो लगभग पूरे शहर के उच्चतम चिकित्सा मानकों का प्रतिनिधित्व करता था। अगर वे रोहन को भर्ती करने को तैयार थे तो ये कहा जा सकता था कि रोहन के शरीर के निचले हिस्से को बचाने की 80% संभावना थी। लेकिन समस्या ये थी कि इतने अच्छे अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर हमेशा व्यस्त रहते थे। अगर आप पहले से लाइन में नहीं लगते या आपके पास बेहद मजबूत सिफारिश नहीं होती तो आप भर्ती भी नहीं हो सकते थे। क्या सिया, जो केवल एक मीडिया कंपनी में डिज़ाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी, सचमुच सियांश हॉस्पिटल से संपर्क करने की इतनी बड़ी क्षमता रखती थी? ऐसा नहीं था कि उसे सिया पर विश्वास नहीं था, लेकिन घटना के बाद उसने वंदना ताई को फ़ोन किया था और वंदना ताई ने तुरंत अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके अस्पतालों से संपर्क किया था। दुर्भाग्य से वंदना ताई की पहुंच के बावजूद कोई अस्पताल उसे सबसे जल्दी कल ही भर्ती कर सकता था। तब तक नसें मर चुकी होती। जो काम वंदना ताई भी नहीं कर पाई, वह सिया ने कर दिखाया। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? तुम जाकर डिस्चार्ज की प्रक्रिया क्यों नहीं संभालती? तुम्हें सर्जरी करवानी है या नहीं? सिया ने लगातार 3 सवाल पूछे, जिससे अंजलि कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। हालांकि अंजलि जल्दी ही होश में आए, रोहन का आईडी कार्ड लिया और डॉक्टर से बात करने और डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरी करने के लिए बाहर भागी। जब रोहन के अटेंडिंग डॉक्टर ने सुना कि सियांश हॉस्पिटल से संपर्क किया गया है तो अंजलि के प्रति उनका रवैया तुरंत 180 डिग्री बदल गया। शुरुआत में रूखे होने से वे तुरंत विनम्र हो गए, यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से उसे प्रक्रिया पूरी करने के लिए ले गए। हालांकि प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अंजलि को 1 से अधिक बार इशारा किया, इस उम्मीद में कि वह सियांश हॉस्पिटल में उनका परिचय कराने में मदद कर सके। अंजलि इस बारे में बहुत भावुक थी, लेकिन उसने उन्हें बेनकाब नहीं किया, केवल डिस्चार्ज प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया। अंजलि के थोड़े बेरुखे रवैये के बावजूद सामने वाले ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, अभी भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, और अंजलि के लिए सभी प्रक्रियाएं सबसे तेज गति से पूरी कर दी। धन्यवाद कहकर अंजलि वार्ड में लौटी और देखा कि मेडिकल स्टाफ ने पहले ही रोहन को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था और इन मेडिकल स्टाफ द्वारा पहने गए सफेद कोट के ऊपरी बाएं कोने पर 4 बड़े अक्षर सियांश हॉस्पिटल स्पष्ट रूप से खड़े हुए थे। इस पर अंजलि पूरी तरह से रिलैक्स हो गई, हालांकि उसकी उलझन पहले से कहीं ज्यादा थी। इस बीच वार्ड के अन्य मेडिकल स्टाफ ये देखकर कि सियांश हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सें व्यक्तिगत रूप से मरीज को लेने आए हैं, मदद के लिए उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। उन्हें प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, इस उम्मीद में कि वे नोटिस हो जाएं और सियांश हॉस्पिटल में काम करने के लिए ट्रांसफर हो जाएं। मिस सिया डायरेक्टर स्पाइनल सर्जरी के विशेषज्ञ हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से मिस्टर पाटिल की सर्जरी करने की योजना बना रहे हैं। वे वर्तमान में सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, यही कारण है कि वे व्यक्तिगत रूप से मरीज को लेने नहीं आ सके। कृपया उन्हें माफ कर दें मिस सिया। सियांश हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ लीडर ने थोड़ा झुककर सिया को समझाया। ये सुनकर अंजलि और बाकी मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से सन्न रह गए। सियांश हॉस्पिटल के डायरेक्टर से व्यक्तिगत रूप से सर्जरी करवाना, इसके लिए कितनी तगड़ी सिफारिश की आवश्यकता होगी। डायरेक्टर दुबे बहुत दयालु हैं, तो फिर मैं अपने दोस्त को डायरेक्टर दुबे के भरोसे छोड़ती हूँ, सिया ने विनम्रता से कहा। मिस सिया बहुत विनम्र हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है। अगर और कुछ नहीं है तो हम मिस्टर पाटिल को अब ले जाएंगे। टीम का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने अपनी बात खत्म की और सिया के निर्देशों का इंतजार किया। सिया को सिर हिलाते देख वह सबको लेकर चला गया। ये नज़ारा देखकर सबकी बोलती बंद थी। चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न हो, वे देख सकते थे कि सिया का दर्जा सियांश हॉस्पिटल के डायरेक्टर से भी ऊंचा था। इस औरत का ऐसा क्या अद्भुत बैकग्राउंड था। सिया, मैं अंजलि हिचकिचाई, बोलना चाहती थी। पहले उन्हें बचा लो, हम बाकी बातों पर बाद में चर्चा करेंगे। बोलते हुए सिया ने अपना फोन निकाला और अंजलि को 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अभी के लिए ये रखो, अगर कम पड़े तो बताना। अंजलि ने अपना फोन पकड़ा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अध्याय 225। सिया, मुझे माफ कर दो, मैं अब और नहीं सह सकती। सिया के जोर देने पर अंजलि ने और कुछ नहीं कहा। अपने फोन को कसकर पकड़े हुए वह मुड़ी और सियांश हॉस्पिटल द्वारा भेजी गई एम्बुलेंस में बैठ गई, जो फिर अपने सायरन बजाते हुए तेजी से निकल गई। एम्बुलेंस को सड़क पर ओझल होते देख सिया को आखिरकार होश आया। फिर वह मेडिकल स्टाफ और मरीजों की ईर्ष्यालु नजरों के बीच जनता हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। हालांकि वह अंजलि की मदद करके खुश थी, लेकिन उसे एक बेचैनी महसूस हो रही थी। उसकी वर्तमान स्थिति के साथ डायरेक्टर दुबे के पास उसके प्रति इतना सम्मान दिखाने का कोई कारण नहीं था। ये स्पष्ट रूप से कपूर परिवार की वजह से था।
वह इस सिद्धांत को समझती थी कि अपनी हैसियत से ज़्यादा मान सम्मान मिलना आफत को न्योता देना है। कपूर परिवार ने उसे पहले ही काम पर डायरेक्टर का पद दे दिया था, साथ ही काम के घंटों के दौरान कई सुविधाएं, जिससे उसे काम पर जाए बिना भी वेतन मिलता रहे। केवल यही उसे काफ़ी असहज महसूस करा रहा था। अब वे उसे काम के बाहर भी हर तरह की देखभाल प्रदान कर रहे थे, यहाँ तक कि सियांश हॉस्पिटल को उसे विशेष उपचार देने के लिए कह रहे थे, जिससे उसे थोड़ा विरोध महसूस हो रहा था। हालांकि वह भी चाहती थी कि पीहू का इलाज सियांश हॉस्पिटल में हो, लेकिन वह सामान्य चैनलों के माध्यम से ऐसा करना चाहती थी। भले ही सियांश हॉस्पिटल मना कर दे, वह पीहू को नागपुर ले जा सकती थी, बजाय इसके कि कपूर परिवार का एहसान बिना किसी कारण के स्वीकार करे, जैसा कि वह अब कर रही थी। आखिरकार कुछ एहसान एक बार स्वीकार कर लिए जाएं तो कभी चुकाए नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, कपूर परिवार अभी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार इसलिए कर रहा था क्योंकि निश्चित रूप से कपूर खानदान के एक वारिस ने उसमें दिलचस्पी दिखाई थी। अगर वह बाद में उस वारिस के लिए राजी नहीं हुई तो उसका अनुमान था कि कपूर परिवार का बदला सिंघानिया परिवार से कम नहीं होगा। जब सिंघानिया परिवार ने उसके साथ ऐसा किया था तो कपूर परिवार ने मदद के लिए कदम बढ़ाया था। अगर भविष्य में कपूर परिवार उससे निपटना चाहेगा तो फिर उसकी मदद कौन करेगा, या यूं कहें पूरे मुंबई में कौन कपूर परिवार का विरोध करने की हिम्मत करेगा। सिया को लगा कि इस मामले में अब और देरी नहीं की जा सकती। उसे जल्द से जल्द कपूर परिवार को ये स्पष्ट करना होगा, वरना कपूर परिवार का वह वारिस अभी जितना निवेश करेगा, बाद में उसका गुस्सा उतना ही गहरा होगा। इसलिए अस्पताल छोड़ने के बाद सिया वापस डिजाइन डिपार्टमेंट नहीं गई, बल्कि सीधे बॉस के केबिन की ओर चल दी। उस्ताद कुरैशी भरोसेमंद नहीं थे। पिछली बार उसने उन्हें संदेश देने के लिए कहा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं दिया। कपूर परिवार का वारिस बहुत ऊंचा और ताकतवर था और वह एक मामूली इंसान थी, कोई ऐसी नहीं जो बस उससे मिल सके। वह केवल अपने बॉस के माध्यम से अपना अनुरोध बता सकती थी। बावजूद इसके कि सिया को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, आखिर उसने हाल ही में अपने बॉस से रिया कपूर तक गुरु देवांश से संपर्क करने का संदेश पहुंचाने के लिए मदद मांगी थी। पिछला मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था और वह अपने बॉस से फिर मदद मांग रही थी, जिससे वह थोड़ी मुसीबत जैसी लग रही थी। लेकिन इस मामले को स्पष्ट करना जरूरी था, वरना ये जितना खींचेगा उतना ही ज्यादा मुसीबत बनेगा। जब सिया शेखर वर्मा के केबिन में पहुंची, जो दृष्टि मीडिया के बॉस थे, तो शेखर वर्मा सहज रूप से भागना चाहते थे। सिया उन्हें हर कुछ दिनों में मैसेज करती थी, ये पूछने के लिए कि क्या गुरु देवांश के मामले में कोई प्रगति हुई है। हर बार वह केवल टालमटोल कर सकते थे, उसे टालने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते थे। आधे महीने में उन्होंने 3 या 4 बहानों का इस्तेमाल किया था, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो सिया बॉस है और वे केवल एक कर्मचारी हैं जो बॉस को खुश कर रहे हैं। दबाव बहुत ज्यादा था, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि सिया वास्तव में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आएगी। वे सोच रहे थे कि काश वे आज कंपनी न आए होते। डायरेक्टर सिया, आइए, स्वागत है। जिस मामले को संभालने के लिए आपने मुझसे कहा था उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अगर कोई नतीजा निकलता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, आपको व्यक्तिगत रूप से। शेखर वर्मा ने तुरंत सफाई दी, बेहद दोषी महसूस करते हुए। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा रसूखदार कर्मचारी होना वरदान है या अभिशाप। धन्यवाद प्रेसिडेंट वर्मा, मेरे मामले में आपकी कोशिशों के लिए। हालांकि मैं आज गुरु देवांश के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि प्रेसिडेंट वर्मा से यह मदद मांगने आई हूँ कि वे रिया कपूर के साथ मेरी एक मीटिंग अरेंज करवा दें। मेरे पास कुछ निजी मामले हैं जिन पर मैं मिस रिया से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना चाहती हूँ। सिया ने इधर उधर की बातें किए बिना सीधे मुद्दे की बात की। ये सुनकर शेखर वर्मा का दिल बैठ गया। क्या उसे पता चल गया कि मैं उसे टाल रहा हूँ, इसलिए वह सीधे प्रेसिडेंट कपूर के पास जाने की योजना बना रही है। अगर प्रेसिडेंट कपूर को मेरी देरी करने की नाकामी के बारे में पता चल गया तो क्या मेरी दृष्टि मीडिया मिनटों में दिवालिया नहीं हो जाएगी। डायरेक्टर सिया, मुझे नहीं पता कि मैं प्रेसिडेंट कपूर के साथ मीटिंग अरेंज कर सकता हूं या नहीं। इसके अलावा गुरु देवांश के साथ बैठक के बारे में प्रेसिडेंट कपूर भी उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप जानती हैं कि गुरु देवांश किस तरह के व्यक्ति हैं, वे बहुत व्यस्त रहते हैं। शेखर वर्मा ने जान छुड़ाने की कोशिश की। ये सुनकर सिया ने सिर हिलाया। प्रेसिडेंट वर्मा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गुरु देवांश के मामले के लिए मिस रिया को नहीं ढूंढ रही हूँ, बल्कि वास्तव में कुछ निजी मामलों के लिए मुझे उनसे चर्चा करने की जरूरत है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि बात क्या है, ताकि मैं प्रेसिडेंट कपूर को पहले से सूचित कर सकूं, वरना हो सकता है कि प्रेसिडेंट कपूर आपसे न मिलें। शेखर वर्मा ने माथा सिकोड़ा, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने शायद ज्यादा सोच लिया था। सिया ने एक पल सोचा और कहा, इस मामले में कपूर परिवार शामिल है, इसलिए इसे आपको बताना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, इसका गुरु देवांश की खोज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उन्होंने सुना कि इसमें कपूर परिवार शामिल है, शेखर वर्मा तुरंत बेचैन हो गए।
ठीक है, मैं प्रेसिडेंट कपूर तक आपकी बात पहुंचा दूंगा, लेकिन वे आपसे मिलती हैं या नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं है। धन्यवाद प्रेसिडेंट वर्मा, मैं फिर काम पर वापस जाती हूँ। सिया जाने के लिए खड़ी हो गई। शेखर वर्मा के केबिन से निकलने के बाद सिया डिज़ाइन डिपार्टमेंट लौटी और यह पुष्टि करने के बाद कि सभी कर्मचारी अपनी सीटों पर सुरक्षित हैं, वह ऑफिस की इमारत से बाहर निकली और सियांश हॉस्पिटल की ओर चल दी। अंजलि इस समय बहुत नाजुक हालत में होगी, उसे जाकर उसके साथ रहने की ज़रूरत थी। कुछ सोचने के बाद सिया ने देवांश को एक और मैसेज भेजा, उसे भी समय होने पर सियांश हॉस्पिटल आने के लिए कहा। हालांकि वह जानती थी कि अंजलि की देवांश से नहीं बनती, लेकिन रोहन की सर्जरी के बाद उसे ऑपरेशन टेबल से बिस्तर पर ट्रांसफ़र करने के लिए शायद किसी को उसे उठाने में मदद करनी होगी। अगर कोई आदमी नहीं होगा तो मुश्किल होगी और एक औरत के रूप में उसे और भी असुविधा होगी। मैसेज भेजने के बाद उसे जल्दी ही देवांश का जवाब मिला, जिसमें कहा गया था कि वह तुरंत सियांश हॉस्पिटल के लिए निकल रहा है। मैसेज देखकर सिया के होंठ थोड़े मुड़े और फिर वह अस्पताल की ओर बढ़ गई। वहां मदद करने वाले देवांश के साथ वह पीहू की देखभाल के लिए वापस जा सकती थी, किसी भी पक्ष में देरी नहीं होगी। यही वह पल था जब सिया को एक बार फिर एहसास हुआ कि बोझ बांटने के लिए किसी का साथ होना कितना अच्छा लगता है। इस बीच देवांश, जो साधना कर रहा था, मैसेज की आवाज़ सुनकर तुरंत अपना फ़ोन खोला, फिर अपनी साधना रोक दी और सियांश हॉस्पिटल की ओर चल दिया। देवांश बहुत तेज था, सिया से भी पहले अस्पताल पहुंच गया और फिर अस्पताल के प्रवेश द्वार पर इंतजार करने लगा। थोड़े इंतजार के बाद सिया ग्रेस के साथ पहुंची और फिर दोनों एक साथ तीसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर की ओर चले गए। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर दोनों ने तुरंत अंजलि को देखा, एक कुर्सी पर बैठी हुई, उसका सिर उसकी बाहों में छिपा हुआ था। वह बहुत कमजोर और बेहद थकी हुई दिख रही थी। उसके बगल वाली कुर्सी के सामने दो बुजुर्ग उकड़ू बैठे थे, उनके चेहरे चिंता से भरे थे। सिया ने पास जाकर अंजलि को धीरे से थपथपाया, जो तुरंत चौंक गई और कांप उठी। जब उसने ऊपर देखा और पाया कि यह सिया है, तो वह आखिरकार शांत हो गई। जहां तक उसके बगल में खड़े देवांश की बात थी, उसने केवल उस पर एक नज़र डाली। अब उसके पास नफरत महसूस करने की फुर्सत नहीं थी। सब ठीक है, डायरेक्टर दुबे का कौशल बेहतरीन है, ये सर्जरी निश्चित रूप से आसानी से हो जाएगी। सिया ने सोचा कि अंजलि सर्जरी के फेल होने से डर रही है, इसलिए उसने उसे तसल्ली दी। हालांकि अंजलि ने सिर हिलाया, उसका चेहरा निराशा से भरा था। सिया, मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। क्यों? क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि रोहन की देखभाल कोई नहीं करेगा? चिंता मत करो, मैं तुम्हें पेड लॉन्ग लीव दे सकती हूँ। लेकिन अंजलि ने फिर भी सिर हिलाया, इसका कोई मतलब नहीं है। वे गुंडे अभी फिर आए थे, कह रहे थे कि अगर मैं इस्तीफा नहीं देती तो वे सर्जरी से ठीक होने के बाद रोहन को परेशान करने फिर वापस आएंगे। इतना कहने के बाद अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी। सिया, मुझे माफ कर दो, मैं अब और नहीं सह सकती। हम आम लोग उनसे नहीं लड़ सकते। अध्याय 226। मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पति की टांग तोड़ दूंगा। तुम नीच लोग। तो ये वाकई उन्हीं की करतूत थी। सिया गुस्से से तमतमा उठी और साथ ही उसे गहरा आत्मग्लानि भी हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसी की वजह से अंजलि के परिवार पर यह मुसीबत आई है। जब उन्होंने अभी वो बात कही, क्या तुमने रिकॉर्डिंग की? सिया को अचानक कुछ सूझा और उसने घबराहट में पूछा। अंजलि ने सिर हिलाया। वे बहुत तेजी से आए थे और बस एक ही वाक्य बोला, मुझे रिकॉर्ड करने का समय ही नहीं मिला। बोलने के बाद अंजलि ने कहा, और अगर मैं रिकॉर्ड कर भी लेती तो उससे क्या भला होता? ज्यादा से ज्यादा वो आदमी जो हमें धमका रहा था गिरफ्तार हो जाता, लेकिन इससे किरू ग्रैंड के मालिक का कुछ नहीं बिगड़ता। सिया, हालांकि वह मानना नहीं चाहती थी, लेकिन ये सच था। जब तक किरू ग्रैंड के मालिक को सीधे तौर पर नहीं गिराया जाता, इस तरह का बदला कभी खत्म नहीं होगा। उनके पास पैसा और ताकत है, वे आसानी से कुछ लाख खर्च करके किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं और फिर बड़ी आसानी से एक साधारण इंसान का परिवार बर्बाद कर सकते हैं। जब तक वे पैसा खर्च करने को तैयार हैं, अनगिनत मोहरे उनके लिए गुनाह कबूल कर लेंगे। लेकिन आम लोगों के पास तो बस एक ही जिंदगी होती है। किसके पास इतनी फालतू जिंदगी है जो उन पर बर्बाद करे? नाराजगी। अंजलि नाराज थी। आखिर उसे इतनी अच्छी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली थी और सैलरी भी कम नहीं थी। वह तो एसोसिएट डायरेक्टर थी। अगर यह नौकरी चली गई तो रोहन पाटिल के इलाज का खर्चा एक समस्या बन जाएगा। वह कैसे मान सकती थी? लेकिन न मानकर भी वह कर क्या सकती थी? उसके पति के पास एक ही जान थी। इस बार किस्मत अच्छी थी कि सिया ने मदद की और सियांश इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सर्जरी का इंतजाम हो गया। लेकिन अगली बार क्या होगा? क्या सिया फिर से डॉक्टर जगदीश दुबे से मदद मांग पाएगी? भले ही डॉक्टर जगदीश दुबे मदद करने को तैयार हो जाएं, क्या रोहन पाटिल का शरीर एक और झटका झेल पाएगा? मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ, सिया ने कहा और जाने के लिए मुड़ी, लेकिन अंजलि ने उसे पकड़ लिया। क्या तुम खुद ही शेर के मुंह में हाथ डालने नहीं जा रही?
अंजलि ने सिर हिलाया। मुझे अब समझ में आया कि मेनका उस समय उनके साथ क्यों चली गई थी। वे बहुत ही अड़ियल हैं। हमारे पास न तो ताकत है और न ही रसूख, हम उनसे नहीं लड़ सकते। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सिया एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, इतनी जल्दी इस्तीफा देने की मत सोचो। मैं मिस रिया से मिलने जाऊंगी। मुझे यकीन नहीं होता कि कपूर परिवार किरू ग्रैंड को अपनी तिजोरी लूटने देगा। सालाना रखरखाव के नाम पर दिए जाने वाले कई लाख अक्सर सचमुच रखरखाव के लिए नहीं होते थे, बल्कि सीधे किरू ग्रैंड के खाते में ट्रांसफर किए जाते थे। ये रकम कपूर परिवार के लिए शायद एक डिनर पार्टी के खर्च जितनी हो, लेकिन सिया का मानना था कि कपूर परिवार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। मिस रिया, वे इतनी बड़ी और रसूखदार हस्ती हैं, हम उनसे कैसे मिल सकते हैं? अंजलि ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि सिया का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने खोलकर देखा तो शेखर वर्मा का एक प्राइवेट मैसेज आया था, जिसमें लिखा था कि मिस रिया ने उससे मिलने की सहमति दे दी है और उसी दोपहर 3 बजे कपूर विला में मीटिंग तय की है। ये मैसेज देखते ही सिया ने तुरंत अपना फोन पलटा और स्क्रीन अंजलि को दिखा दी। अंजलि, जो अभी तक निराशा में डूबी थी, स्क्रीन पर मैसेज देखते ही उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई और उसने अविश्वास से सिया की ओर देखा। क्या ये सच है? सिया ने सिर हिलाया। तुम्हें एम्बुलेंस में भेजने के बाद मैं वापस मिस्टर वर्मा से विनती करने गई थी। उनका जवाब यही है। ये झूठ कैसे हो सकता है? सिया को उम्मीद नहीं थी कि मिस रिया इतनी जल्दी जवाब देंगी। आखिर उसकी राय में उन जैसे लोग बेहद व्यस्त होते हैं, और अगर वे मिलने के लिए राजी भी होते तो कई दिनों बाद का समय मिलता। बस मुझे नहीं पता कि मिस रिया वास्तव में इसमें दखल देंगी या नहीं। अंजलि फिर से चिंता करने लगी। वह ये नौकरी छोड़ने के लिए 1000 क्या लाख बार भी तैयार नहीं थी। सिया, चिंता मत करो, वे जरूर करेंगी। भले ही कुछ लाख उनके लिए छोटी रकम हो, लेकिन कपूर परिवार पर हावी होने की जुर्रत करना सीधे सीधे मौत को दावत देना है। ये सुनकर अंजलि ने सिर हिलाया। उसे लगा कि सिया की बातों में बहुत दम है। गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के बाद अंजलि स्पष्ट रूप से काफी रिलैक्स हो गई और उसके चेहरे की रौनक भी काफी हद तक लौट आई। सिया ने पास बैठे बुजुर्ग दंपत्ति को देखा और धीमी आवाज में पूछा, वे कुर्सियों पर बैठने के बजाय जमीन पर उकड़ू क्यों बैठे हैं? अंजलि लाचार दिखी। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि कुर्सियां गंदी हो जाएंगी। मैंने कितना भी समझाने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। सिया, कुछ और इधर उधर की बातों के बाद अंजलि ने देवांश की ओर देखा, फिर धीरे से सिया से पूछा, उसने हाल ही में तुम्हें मारा तो नहीं है ना? देवांश, सिया ने सिर हिलाया। न केवल उसने उसे नहीं मारा था, बल्कि वह उसके और उनकी बेटी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। लेकिन वह ये कह नहीं सकती थी। अगर वह ऐसा कहती तो अंजलि निश्चित रूप से विश्वास नहीं करती और उसे सलाह देती कि वह अपनी आंखें खोले और धोखे में न रहे। आखिरकार इस मामले में देवांश का रिकॉर्ड खराब था, इसलिए उसने इसका जिक्र ही नहीं किया। उफ, हम दोनों की किस्मत इतनी खराब क्यों है? अंजलि ने ऑपरेशन थिएटर की ओर देखा और शायद कुछ दुखद याद करके उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। देवांश, दोपहर तक डॉक्टर जगदीश दुबे बाहर आए। सिया को अलविदा कहना पड़ा। उसे अभी वापस जाकर पीहू के लिए दोपहर का खाना बनाना था। जब वह किराए के कमरे में रहती थी तो लंच में ब्रेड खा लेती थी, लेकिन अब जब उसके पास अपना घर था और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई थी तो सिया जितना हो सके पीहू के लिए खुद खाना बनाना चाहती थी, जब तक कि पीहू खुद बाहर का खाना ना खाना चाहे। सिया मूल रूप से देवांश को मदद के लिए पीछे छोड़ना चाहती थी, लेकिन अंजलि ने सख्ती से मना कर दिया। सिया मजबूर होकर देवांश को अपने साथ ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जहां तक देवांश की बात है, भले ही अंजलि उसे रहने देती, वह नहीं रहता। क्योंकि अभी जब वह माँ और बेटी की बातचीत देख रहा था, उसने देखा कि पास के एक कोने में कोई लगातार उनकी ओर देख रहा था और उसका व्यवहार संदिग्ध था। इसलिए देवांश ने अतिरिक्त ध्यान दिया। अपनी दिव्य दृष्टि घुमाते ही उसने तुरंत दूसरे पक्ष के फोन स्क्रीन पर उनकी नापाक साजिश देख ली। हालांकि देवांश ने उसे बेनकाब नहीं किया, बल्कि उन सभी को एक ही बार में पकड़ने की योजना बनाई। उसकी औरत, देवांश की औरत को निशाना बनाने की जुर्रत, ऐसा लगता है कि उन्हें मौत शब्द लिखना नहीं आता। और वाकई उनके मुड़ने और जाने के बाद वो आदमी भी उठ खड़ा हुआ और उनके पीछे चल दिया। हॉस्पिटल से निकलने के कुछ ही देर बाद सिया टैक्सी रोक ही रही थी कि एक वैन उनके सामने आकर रुकी। उसी समय 2 लोग पीछे से कूदे, दोनों को वैन में धकेल दिया और तुरंत 4 चाकू उनकी ओर तान दिए गए। चिल्लाना मत, हिलना मत, वरना अगर मैं चौंक गया तो मेरा हाथ फिसल सकता है और तुम्हें चाकू लग सकता है। सिया ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। देवांश का भाव शांत था, जैसे कि उसने उन चाकुओं को अपनी आंखों में जगह ही न दी हो। हालांकि सिया के गले में पड़ा हार चाकू के हमले को रोक सकता था, लेकिन देवांश को तसल्ली नहीं थी और उसने एहतियात के तौर पर उसके शरीर को अंतर शक्ति की एक और परत से ढक दिया। थोड़ी देर बाद सिया आखिरकार शांत हुई। क्या तुम लोग किरू ग्रैंड के आदमी हो? हम कौन है ये जरूरी नहीं है।
ज़रूरी यह है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि बाद में जब तुम मिस रिया से मिलोगी तो क्या कहना है। उनके सामने बैठे आदमियों में से एक ने सिया की ओर एक शैतानी मुस्कान और हवस भरी नज़रों से देखा। सिया ने भौहें सिकुड़ी, तुम्हें कैसे पता कि मैं मिस रिया से मिलने जा रही हूँ? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। कोई चारा नहीं था, हमें किसी ने काम सौंपा था तो स्वाभाविक रूप से हमें अपने काम के प्रति वफादार रहना होगा। इसके अलावा मिस सिया सियांश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डायरेक्टर तक से सम्मान करवा सकती हैं। आपके जैसे रसूखदार व्यक्ति के लिए हम निगरानी किए बिना नहीं रह सकते। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? सिया ने पूछा। उसने देवांश की ओर देखा, उसे सर्दियों में एक सुन्न पड़े कीड़े की तरह खामोश पाया और उसे निराशा की एक टीस महसूस हुए बिना न रह सकी। जब दूसरी औरतें मुसीबत में होती थीं तो हमेशा मर्द औरत की रक्षा करता था। ऐसा क्यों था कि जब बात उसकी आई तो उसे बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा? देवांश, तुम्हारी पुरानी हिम्मत कहाँ चली गई? सिया अपने दिल में आह भरे बिना न रह सकी। हालांकि दूसरे ही पल उसने सोचा, ये भी अच्छा है। इतने सारे लोगों के सामने अगर देवांश ने कोई बेवकूफ़ी की तो वे और भी जल्दी मर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह जहां तुम आसमान को पुकारोगी तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, जमीन को पुकारोगी तो कोई सुन नहीं पाएगा। और फिर आदमी यहाँ रुका, फिर सिया की ओर एक शैतानी मुस्कान के साथ देखा। तुम्हारी आंखों के सामने हम तुम्हारे पति की एक टांग तोड़ देंगे, वरना मुझे डर है कि तुम अपनी भलाई नहीं समझोगी और मिस रिया के सामने बकवास करोगी। अध्याय 227। अच्छा हुआ वो मुझे तुम सबको मारते हुए देख या सुन नहीं पाएगी। बकवास मत करो, हमारे मामले का इससे एक बाहरी आदमी से क्या लेना देना? सिया घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका टेक्स्ट मैसेज अंततः देवांश को नुकसान पहुंचाएगा। अगर उसने देवांश को पहले हॉस्पिटल नहीं बुलाया होता तो केवल वही पकड़ी जाती और देवांश इसमें नहीं फंसता। मिस सिया, तुम जो कह रही हो वो पूरी तरह गलत है। ये तुम्हारा पति है, इसका इससे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता? उस आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में हवस भरी थी। बोलने के बाद उसने देवांश की ओर देखा और पूछा, बच्चे तुम बताओ, क्या इसके मामले का तुमसे कोई लेना देना है? देवांश मुस्कुराया, वह मेरी पत्नी है तो जाहिर है कि लेना देना है। कौन है तुम्हारी पत्नी? हमारा तलाक बहुत पहले हो चुका है। सिया को उम्मीद नहीं थी कि देवांश इतना बेवकूफ़ होगा। ऐसे समय में भी वह इल्जाम अपने सिर लेने की जुर्रत कर रहा था। क्या वह डर के मारे पागल हो गया है? देवांश की मूर्खतापूर्ण मुस्कान को देखकर सिया ने सोचा कि यह बहुत मुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जब वह जुआरी था तो कितने ही लोग चाकुओं के साथ उसका पीछा करते थे और वह डर के मारे अपनी सुध-बुध नहीं खोता था, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका व्यक्तित्व सुधर गया लेकिन वह डरपोक बन गया? जब सिया अपना दिमाग खपा रही थी, देवांश अचानक उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। हालांकि हमारा तलाक हो चुका है, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी पत्नी माना है, ये कभी नहीं बदला। सिया, वह आदमी, क्या ये लड़का बेवकूफ़ है? मौत इसके सिर पर नाच रही है और इसे फ्लर्ट करने की सूझी है। देवांश, क्या तुम देखोगे नहीं कि यह कैसा मौका है? क्या कुछ बातें लापरवाही से कहने के लिए होती हैं? सिया हकीकत में लौटी, देवांश को डांटा और फिर सामने वाले उस आदमी से कहा, तुमने सुना, हमारा तलाक बहुत पहले हो चुका है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, इसे गाड़ी से बाहर निकालो। देवांश बेचैन हो गया। नहीं नहीं नहीं, रिश्ता है। मैं गाड़ी से नहीं उतर रहा, जहां ये जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगा। वह आदमी, ये लड़का पक्का बेवकूफ़ है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पति इतना बड़ा आशिक मिजाज है। उस आदमी ने ताना मारा और आगे कहा, वैसे भी अब मैं इसे गाड़ी से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि यह खुद बाहर नहीं निकलना चाहता हो। सिया इस वक्त देवांश पर बहुत गुस्से में थी। क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि वह उसे बचाने की कोशिश कर रही है? लेकिन हमारा सचमुच तलाक हो चुका है। सिया ने देवांश को घूरा और उस आदमी को समझाया। उस आदमी ने कहा, तलाक हुआ हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम इसकी परवाह करती हो, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ रहा। सिया जल्द ही वैन शहर के बाहरी इलाके में एक जर्जर गोदाम में पहुंच गई। विशाल गोदाम खाली कंटेनरों से भरा हुआ था। चाहे यहाँ लोगों को छिपाओ या लाशों को पुलिस आ भी जाए तो उन्हें कुछ भी खोजने में काफी समय लगेगा। इन सब को नीचे लाओ। उस आदमी के आदेश पर सिया और देवांश को नीचे लाया गया। वे सिया के साथ अभी भी विनम्र थे, बस उसे घेरे खड़े थे। देवांश को ऐसा अच्छा व्यवहार नहीं मिला, उसे सीधे कुर्सी से बांध दिया गया। तुम क्या कर रहे हो? इसकी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसे जाने दो। सिया चिंतित दिख रही थी, अभी भी आखिरी कोशिश कर रही थी। देवांश ये सब एक तरफ से देख रहा था, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। ये देखकर सिया अपनी भौहें सिकुड़ने से नहीं रोक सकी। यह आदमी सचमुच डर के मारे पागल तो नहीं हो गया? वरना उसके चेहरे पर यह आनंदमय भाव क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ?
उस आदमी ने उसे सुनने के बाद ठंडी सांस ली, फिर एक लोहे की रॉड उठाए, उसे चलते हुए जमीन पर थपथपाया और देवांश की ओर बढ़ा। क्या मैंने अभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे सामने इसकी एक टांग तोड़ने वाला हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिया चिल्लाए। अगर तुमने इसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने की जुर्रत की तो मैं मिस रिया के सामने तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश कर दूंगी और फिर तुम सब मारे जाओगे। जब तक तुम मुझे अभी मार नहीं देते, वरना मैं वही करूंगी जो मैंने कहा। लेकिन सोच लो, अगर तुमने मुझे मारा तो कपूर परिवार निश्चित रूप से इस मामले की पूरी जांच करेगा और फिर तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सिया की बात सुनकर उस आदमी का हाथ, जिसमें लोहे की रॉड थी, जम गया। सिया की बातें बेबुनियाद नहीं थीं। कपूर ग्रुप के कर्मचारी होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से उतावलापन करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, वरना वे कपूर परिवार के कहर को झेल ही नहीं सकते थे। इसके अलावा उनका मिशन इस मामले को कपूर परिवार तक पहुंचने से रोकना था। चूंकि सिया अब उनका पर्दाफाश न करने के लिए सहमत हो गई थी, तो इस बेवकूफ़ की टांग तोड़ना या न तोड़ना अप्रासंगिक लग रहा था। मैं इस बार तुम्हारी बात मान लेता हूँ, उस आदमी ने कहा, फिर लोहे की रॉड देवांश के सिर पर रख दी। अगर मुझे पता चला कि तुमने बाद में मिस रिया को देखते ही उस मामले के बारे में आधा शब्द भी कहा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि जब तुम वापस आओगी तो तुम्हें यह एक अपाहिज लाश की तरह मिलेगा। उस आदमी को बहुत भरोसा था, आखिर लोगों को अपाहिज बनाना उनकी विशेषज्ञता थी। सिया ने उस आदमी की धमकी को नज़रअंदाज किया, इसके बजाय सीधे देवांश के सामने गई, उस आदमी की लोहे की रॉड को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर झुककर देवांश से धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो, इस बार मैंने तुम्हें फंसा दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इतनी मुसीबतें देता था और तुमने कभी शिकायत नहीं की। ये छोटी सी बात क्या है? देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना किसी नाराज़गी के। सिया ने उसे बड़ी उलझन से देखा, उसे चिंता थी कि देवांश डर गया है, इसलिए उसने उसे फिर से तसल्ली दी, लेकिन डरना मत, वे तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैं बाहर जाकर एक काम निपटाती हूँ और मैं जल्दी वापस आऊँगी। बस जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया पहले से ही बेचैन थी और देवांश की मुस्कान ने उसे और भी चिंतित कर दिया। अपनी आवाज़ धीमी रखो, उन्हें उकसाओ मत। अगर उन्होंने तुम पर हाथ उठाया तो तुम मरोगे, नहीं तो भी तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। मेरे वापस आने और तुम्हें ले जाने तक चुपचाप इंतजार करना। समझदार आदमी वही है जो वक्त की नज़ाकत को समझे। सिया ने फुसफुसाते हुए अपनी हिदायतें दी, फिर खड़ी हुई और उस आदमी से कहा, अगर मुझे पता चला कि तुमने इसे छुआ भी है तो तुम कपूर परिवार के बदले का इंतजार करना। इतना कहकर सिया बाहर की ओर चल दी। दो लोग तुरंत भीड़ से बाहर निकले, सिया को शहर ले जाने के लिए तैयार। मिस सिया, अपनी जुबान पर लगाम रखना और कुछ भी गलत मत कहना। भूलो मत, तुम्हारा आदमी अभी भी हमारे कब्जे में है। साथ ही अगर हमें पता चला कि तुमने पुलिस को बुलाया तो हम इसे तुरंत मार डालेंगे। वैसे भी हमारे पास बहुत सारे मोहरे हैं, हम धीरे धीरे तुम्हें तोड़ देंगे। उस आदमी ने सिया की दूर जाती पीठ पर चिल्लाकर कहा। ये सुनकर सिया का शरीर थोड़ा कांप गया, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ती रही। देवांश को चिंता नहीं थी कि वो दो गुंडे सिया को परेशान करेंगे। आखिर बाबा कालभैरव अभी भी उसके साथ थे। अगर उन दो गुंडों के इरादे बुरे हुए तो बाबा कालभैरव उन्हें तुरंत मार डालेंगे। इससे पहले सियांश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर अगर देवांश एक कूटनीतिक चाल नहीं चलना चाहता होता, हालांकि वह अंततः विफल रही, तो बाबा कालभैरव ने शायद डॉक्टर रणजीत लांबा और उनके बेटे को पहले ही मार दिया होता। इसलिए देवांश सिया की सुरक्षा को लेकर बहुत आश्वस्त था। उसे अब चिंता इस बात की थी कि इस गिरोह के पीछे आखिर असली मास्टरमाइंड कौन था। एक छोटे से किरू ग्रैंड के पास इतनी बड़ी क्षमता नहीं होनी चाहिए। महज कुछ लाख के लिए कपूर ग्रुप से पंगा लेने की जुर्रत करना, इसके पीछे जरूर कोई और है। और उस आदमी ने तब तक इंतजार किया जब तक सिया को ले जाने वाली वैन आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर गोदाम के प्रवेश द्वार से वापस आया, फिर से लोहे की रॉड उठाए और एक शैतानी मुस्कान के साथ देवांश की ओर चला। भाई देवांश, मुझे खेद है, बॉस ने निर्देश दिया है कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर बिताओ, तो तुम समझ रहे हो ना? समझ गया, देवांश ने सिर हिलाया। उसका चेहरा पूरी तरह समझदार लग रहा था। वह आदमी हक्का बक्का रह गया। भाई, क्या तुम्हें नाक मुंह सिकोड़कर रोते हुए मुझसे जाने देने की भीख नहीं मांगनी चाहिए? तुम अब ये कर रहे हो, इसने मुझे पूरी तरह से चकरा दिया है। भाई, क्या दुनिया में वास्तव में ऐसे लोग हैं जो मौत से नहीं डरते, या यह आदमी डर के मारे पूरी तरह से बेवकूफ़ बन गया है? देवांश ये सुनकर मुस्कुराया और पूछा, मेरी पत्नी अब तक काफ़ी दूर चली गई होगी, है ना? उस आदमी ने न जाने क्यों अनजाने में फिर से पीछे देखा, फिर देवांश की ओर सिर हिलाया। जितनी दूर हो सकती है। यह अच्छा है। देवांश ने थोड़ा सिर हिलाया, बहुत संतुष्ट। अच्छा, वह आदमी हैरान था। सिया चली गई है, तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है। हम तुम्हें अपनी मर्जी से मार सकते हैं या तड़पा सकते हैं, और तुम फिर भी कहते हो अच्छा।
कहाँ अच्छा? अच्छा यह है कि जब मैं तुम सबको मारूंगा तो वो इसे देखेगी या सुनेगी नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अच्छा है? देवांश ने कहा। उसके कंधे थोड़े हिले और उसे बांधने वाली रस्सियां पल भर में टुकड़े टुकड़े होकर गिर गईं। अध्याय 228। ऐसा लगता है कि मैंने ये नाम कहीं सुना है। वीरान गोदाम में मौजूद हर कोई यह नज़ारा देखकर सन रह गया, लेकिन कोई डरा नहीं। वह आदमी लोहे की रॉड पकड़े हुए 2 सेकंड तक हैरान रहने के बाद मुड़ा और अपने एक गुर्गे को तमाचा जड़ दिया। कमबख्त, मैंने कहा था कि एक मजबूत रस्सी ढूंढो और तुमने मुझे ये कचरा दिया। गुर्गा पीड़ित सा दिखा। उसे याद था कि जो रस्सी उसने ली थी वह स्पष्ट रूप से बेहद मजबूत थी, तो उस आदमी ने उसे अब इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया? गुर्गे के गाल को लोहे की रॉड से थपथपाने के बाद वह आदमी मुड़ा और देवांश को तिरस्कार से देखा। माफ करना, तुमने अभी क्या कहा? तुम हमें मारना चाहते हो? हा हा हा, बेवकूफ। आसपास के गुर्गे ये सुनकर जोर से हंस पड़े। क्या सिर्फ इसलिए कि तुमने एक टूटी हुई रस्सी तोड़ दी, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े तोप हो? उस आदमी ने फिर मजाक उड़ाया, जिससे आसपास के गुर्गे एक बार फिर जोर से हंस पड़े। अभी भी मुझसे पूछने की जुर्रत कर रहे हो कि क्या मैं ठीक हूँ? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, मैं पहले से कहीं बेहतर हूँ। उस आदमी की आवाज़ तुरंत भयावह हो गई। फिर उसने लोहे की रॉड देवांश के सिर की ओर घुमाई। बॉस ने केवल उसे बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर बिताने के लिए कहा था, लेकिन यह नहीं कहा था कि उसे जिंदा रखना है या नहीं। तो अगर मैं इसे मार दूं, तब भी मुझे बॉस से अंतिम भुगतान मिल जाना चाहिए, है ना? धड़ाम। खाली कंटेनरों से भरे गोदाम में एक भारी आवाज़ गूंजी। सबकी आंखों के सामने जो नज़ारा था वह देवांश के सिर से खून बहने का नहीं था, बल्कि बॉस के हाथ से लोहे की रॉड उड़कर दूर जा गिरी थी और उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। साला, तो यह कोई मार्शल आर्टिस्ट है, तभी तो इतना अकड़ रहा है। उस आदमी ने देवांश को बिना किसी खरोंच के देखा और सोचा कि देवांश ने अपने हाथ से वार रोका था। वह कई लड़ाइयों में रहा था और उसने पहले भी लोगों को सीधे अपने हाथों से लोहे की रॉड रोकते देखा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि देवांश भी उसी तरह का आदमी है। लेकिन तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, ये बेकार है। मेरे पास आदमियों की फौज है, एक एक लात और हम तुम्हें कुचलकर मार डालेंगे। उस आदमी ने जमीन पर थूका, फिर अपना दाहिना हाथ झटका और जोर से चिल्लाया, मार डालो इसे। ये सुनते ही आसपास के गुर्गे तुरंत अपनी लोहे की रॉड और हथियार निकालकर पागलों की तरह देवांश की ओर दौड़े। देवांश उन्हें मारने की जल्दी में नहीं था, वरना एक विचार के साथ उनके सिर तुरंत फट जाते। चूंकि उन्होंने सिया का अपहरण करने और उसे धमकाने की जुर्रत की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें मौत से भी बदतर जिंदगी के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए देवांश ने अपनी साधना को अलग रखा और इसके बजाय भीड़ में घुस गया। इन गुंडों का मुकाबला करने के लिए केवल साधारण बाहरी मार्शल आर्ट्स का उपयोग किया। दुर्भाग्य से ये गुर्गे सब सड़क छाप थे। देवांश जैसे उस्ताद के सामने भले ही देवांश ने अपनी ताकत का 10,000वां हिस्सा ही इस्तेमाल किया हो, वे बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। उनके वार रोकने की तो बात ही छोड़िए, उन्हें कोई चाल चलने का समय मिलने से पहले ही देवांश ने उनके हाथ पैर तोड़ दिए, उन्हें जमीन पर इतना पीटा कि वे दोबारा उठ न सकें। और पूरी प्रक्रिया में आधे मिनट से भी कम समय लगा। इसमें देवांश का उन गुंडों तक चलने का समय भी शामिल था। अगर उस समय को हटा दें तो उन गुंडों को मूल रूप से देवांश ने एक ही चाल में ढेर कर दिया था। देवांश ने उस आदमी पर हमला नहीं किया जो उनका नेतृत्व कर रहा था, उसने उसे दूसरे मकसद के लिए रखा था। तो जब उस आदमी ने देखा कि देवांश ने उसके द्वारा लाए गए सभी गुर्गों को कुछ ही पल में निपटा दिया, तो वह इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह पसीने से तरबतर हो गया। जब देवांश उसके पास गया तो उसने तुरंत नाक रगड़ी और देवांश से भीख मांगी, बड़े भाई मेरी जान बख्श दो। जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं जो कहोगे वो करूँगा। सच में कुछ भी? देवांश उस आदमी के सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल, उस आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। उसने यहाँ तक सोच लिया था, अगर देवांश उसकी बीवी को भी चाहे तो वह अपनी बीवी को खुशी खुशी सहयोग करने के लिए कहेगा। ये सोचकर कि उसकी बीवी कितने पैंतरे जानती है, उसे दिल में एक टीस महसूस हुई, लेकिन अपनी जान के बारे में सोचते हुए वह केवल अनिच्छा से उसे छोड़ सकता था। फोन मिलाओ और लोगों को यहाँ बुलाओ, देवांश ने उदासीनता से कहा। हैं, सच में अपनी बीवी को बुलाऊं? उस आदमी को एक पल के लिए समझ नहीं आया और उसने अनजाने में पूछा। देवांश, मैं तुम्हें मुझे मारने के लिए लोगों को बुलाने के लिए 1 घंटा देता हूँ, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। देवांश के बोलने के बाद वह मुड़ा और उस कुर्सी पर वापस चला गया जिससे वह पहले बंधा हुआ था और वहां बहुत आराम से बैठ गया। वह आदमी ये सुनकर पहली बार अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया। क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों से खुद को मारने के लिए लोगों को बुलाने की भीख मांगते हैं? क्या यह अहंकार है या हद से ज्यादा आत्मविश्वास? उस आदमी को लगा कि ये दोनों में से कोई नहीं है। इसके बजाय उसे लगा कि देवांश शायद उसका मजाक उड़ा रहा है। बड़े भाई, आपने जो कहा, क्या वो सच है?
उस आदमी ने अनिश्चितता से पूछा। उसे चिंता थी कि जैसे ही वह अपना फोन निकालेगा, देवांश उसे तुरंत मार देगा, उसे उम्मीद देकर केवल निराशा में डुबो देगा। तुम चाहो तो कॉल नहीं कर सकते। 1 घंटे बाद मैं तुम सबको ऊपर भेज दूंगा, देवांश ने उदासीनता से कहा। उसके शब्द एक भावनाहीन हत्या मशीन की तरह ठंडे थे। ये सुनकर उस आदमी ने अब संकोच नहीं किया और तुरंत अपने बॉस को फोन किया, फिर यहाँ की स्थिति को संक्षेप में समझाया। जब वह फोन पर था, देवांश की दिव्य दृष्टि ने उस फोन नंबर को स्पष्ट रूप से देखा। उस आदमी के कॉल खत्म करने के बाद उसे अभी भी थोड़ा भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर अगर बॉस ने किसी को नहीं भेजा तो क्या वह पक्का नहीं मर जाएगा? इसलिए उसने डायल पैड पर फिर से 3 अंक 100 दर्ज किए। हालांकि उसे लगा कि टोनी भाई जैसे डॉन के लिए पुलिस बुलाने का सहारा लेना बेहद शर्मनाक है, लेकिन अपनी जान के सामने इज्जत कुछ भी नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वह डायल बटन दबा पाता, देवांश की आवाज़ फिर आए, अगर तुमने वह डायल बटन दबाने की जुर्रत की तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम मौत से भी बदतर जिंदगी जियोगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। कभी उसने भी दूसरों को धमकाने के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह होगा जिसे धमकाया जा रहा है। उस आदमी ने अत्यधिक अपमान के साथ अपना फोन रख दिया, फिर वहां घुटने टेक दिए तड़पते हुए इंतजार करने लगा। हर मिनट और सेकंड उसे 1 साल जैसा लग रहा था। वह अपने दिल में प्रार्थना करता रहा कि बॉस को उसे बचाने के लिए किसी को जरूर भेजना चाहिए, वरना बचा हुआ घंटा इस धरती पर उसका आखिरी समय होगा। मौत की उल्टी गिनती गिनने का वह एहसास मौत से भी ज्यादा असहनीय था। आधे घंटे बाद गोदाम के बाहर आखिरकार कुछ हलचल हुई और उस आदमी ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। जब उसने नए लोगों को देखा तो उसने तुरंत राहत की सांस ली, यहाँ तक कि देवांश को नजरअंदाज करते हुए सीधे जमीन से खड़ा हो गया। हा बच्चे, अब तुम गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लोगों को बुलाने के लिए कहने की? क्या तुम जानते हो कि यह आदमी कौन है? वह आदमी अविश्वसनीय रूप से अकड़ में था। ये वरुण चौधरी हैं, बलदेव व्यायामशाला के मुख्य शिष्य। यह एक मार्शल आर्टिस्ट है जिन्होंने आंतर शक्ति सिद्ध की है। क्या तुम जानते हो कि एक आंतर शक्ति वाला मार्शल आर्टिस्ट क्या होता है? यह उनके जैसा है, एक आदमी बिना पसीना बहाए तुम जैसे 100 लोगों से लड़ सकता है। बलदेव व्यायामशाला। देवांश धीरे से बड़बड़ाया, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये नाम कहीं सुना है। अध्याय 229। देवांश भाई। जब देवांश ने ये कहा तो इसलिए नहीं कि वह दिखावा कर रहा था, बल्कि इसलिए कि वह 1 लाख साल से अधिक समय तक जीवित रहा था और उसके दिमाग में यादों का एक विशाल भंडार जमा था। खुद को जरूरत से ज्यादा काम से बचाने के लिए वह अपने आप ही अप्रासंगिक जानकारी को छान देता था। उदाहरण के लिए, बलदेव व्यायामशाला जैसी निचले स्तर की संस्था कुछ ऐसी नहीं थी जिसे याद रखने की देवांश को कोई जरूरत हो, इसलिए नाम सुनने के बाद उसे केवल एक हल्का सा आभास हुआ और वह याद नहीं कर सका कि उसने इसका सामना कहाँ किया था। टोनी भाई तुरंत ये सुनकर हंस पड़ा। बलदेव व्यायामशाला मुंबई के शीर्ष मार्शल आर्ट्स अखाड़ों में से एक है और इसके उस्ताद बलदेव पाटिल एक पूर्ण अंतरशक्ति प्राप्त महागुरु हैं, जिनके घूंसे पहाड़ों और चट्टानों को तोड़ सकते हैं। तुमने स्वाभाविक रूप से ऐसे प्रसिद्ध व्यायामशाला के बारे में सुना होगा। दुर्भाग्य से जब बलदेव पाटिल का जिक्र किया गया तब भी देवांश को केवल एक धुंधला सा आभास हुआ और उसे सागर दर्शन टावर पर हुई महान लड़ाई याद नहीं आई। सागर दर्शन टावर की लड़ाई में देवांश को केवल बड़ी नदी पर एक छोटी नाव और नाव के केबिन में 2 लोग, एक बूढ़ा और एक जवान, याद थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जहां तक एक उंगली से हाथ काटने या एक मुक्के से जान लेने जैसी मामूली बातों का सवाल है, देवांश ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके पास उनकी केवल एक छाप थी। उसे याद था कि ऐसी घटना घटी थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी कि जिस व्यक्ति को उसने मारा वह कौन था। बोलने के बाद टोनी भाई गोदाम के प्रवेश द्वार की ओर भागा, फिर चापलूसी करते हुए वरुण चौधरी के लिए रास्ता दिखाया। मास्टर वरुण, मुझे आपको परेशान करने की उम्मीद नहीं थी। ये टोनी वास्तव में शर्मिंदा है। उसके बाद टोनी भाई ने अपनी बात जारी रखी, हालांकि वो लड़का एक खिलाड़ी है। हमारे दर्जन भर भाई उसकी एक चाल भी नहीं झेल सके और उस कमीने ने सबको पीट डाला। वरुण चौधरी ने यह सुना और दूर से देवांश की ओर देखा, जो कुर्सी पर बैठा था। वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, केवल उसे एक जवान लड़के के रूप में देख रहा था और इसलिए उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। टोनी, ऐसा नहीं है कि वो आदमी बहुत ताकतवर है, बात यह है कि तुम बहुत कमजोर हो, वरुण चौधरी ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, मेरे लिए बस एक भूसे का काम है। एक भूसा? ये सुनकर टोनी भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी नज़र में देवांश पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर था, फिर भी वरुण चौधरी ने दावा किया कि वह देवांश को एक ही घूंसे में निपटा सकता है। ये कैसा आत्मविश्वास और दबदबा था। हालांकि वरुण चौधरी की भयानक ताकत के बारे में सोचते हुए टोनी भाई मन ही मन सिर हिलाने से नहीं रोक सका। उसमें वास्तव में ऐसी बात कहने का आत्मविश्वास था।
टोनी भाई ने रास्ता दिखाया और जब भी उसने किसी घायल चेले को जमीन पर पड़े रास्ते को रोकते हुए देखा तो वह वरुण चौधरी के लिए रास्ता साफ करने के लिए उसे लात मारकर एक तरफ कर देता। मास्टर वरुण, देखिए, ये सब उस आदमी ने एक ही चाल में किया। उसके तरीके काफी प्रभावशाली हैं, इसलिए बाद में पिछली घटना को याद करते ही टोनी भाई के पैर कांपने लगे। लेकिन वरुण चौधरी ने जमीन पर पड़े गुंडों पर नजर डाली और तिरस्कारपूर्वक सिर हिलाया। ये आंतर शक्ति के बारे में जानते तक नहीं, पूरी तरह से पाश्विक शक्ति पर निर्भर हैं। ये तो बस बच्चों का खेल है, ध्यान देने लायक नहीं। ये सुनकर टोनी भाई की आंखों में चमक आ गई। उसका मन किया कि वह वरुण चौधरी के पैरों में गिर पड़े। छोटे कमीने, सुना तुमने? मास्टर वरुण के सामने तुम एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम जल्दी से आकर मास्टर वरुण के सामने नाक क्यों नहीं रगड़ते और रहम की भीख क्यों नहीं मांगते? शायद मास्टर वरुण तुम पर थोड़ी नरमी दिखाएं और तुम्हें एक आसान मौत दें। टोनी भाई ने अकड़कर कहा। उसका घमंड, जिसे देवांश ने पहले चकनाचूर कर दिया था, तेजी से वापस आ रहा था। देवांश कुर्सी पर बैठा रहा, अविचल। वह थोड़ी देर से विचार कर रहा था और अंत में उसे बलदेव व्यायामशाला का मामला याद आ गया। उसे जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि एक व्यायामशाला का बड़ा शिष्य भी किसी का सहारा बन सकता है। इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स का पतन वास्तव में चौंकाने वाला था। देवांश की बेरुखी देखकर टोनी भाई ने वरुण चौधरी को खुश करने के लिए चापलूसी जारी रखी। मास्टर वरुण, उस लड़के को अपनी भलाई नहीं पता, लेकिन उसकी एक बीवी है जो किसी हीरोइन से भी ज्यादा सुंदर है। वरुण चौधरी ने यह सुनकर एक भौं उठाए और पूछा, सच में? बिल्कुल सच है, मैंने अभी उसे देखा। उसका रंग इतना गोरा है, उसकी कमर इतनी पतली है, उसकी टांगें इतनी लंबी हैं। उफ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि उसका वर्णन करने के लिए किन शब्दों का उपयोग करूँ। जैसे जैसे टोनी भाई बोल रहा था, उसके मुंह से लार टपकने को थी। अगर सिया कपूर ग्रुप की कर्मचारी न होती तो वह मुझे लूटने के लिए उसका चुपके से अपहरण कर लेता। वरुण चौधरी को काफी प्रभावित देखकर उसने चापलूसी जारी रखी। मास्टर वरुण, जब आप बाद में अपना हाथ साफ करें तो उस लड़के को मारने की जल्दी न करें। उसमें एक सांस छोड़ दें और जब उसकी खूबसूरत बीवी वापस आए तो उसे अपनी आंखों से अपनी बीवी को आपके द्वारा बेइज्जत होते हुए देखने दें। इसे मैं कहता हूँ असली मजा। उद्धरण चिन्ह ... तुम इतने ठरकी क्यों हो? वरुण चौधरी ने टोनी भाई पर भौहें से कुढ़ी, फिर मुस्कुराया, लेकिन ये बहुत रोमांचक लगता है। मुझे पसंद आया। ये सुनकर टोनी भाई ने एक जानी पहचानी मुस्कान दी। वह रोहन पाटिल के साथ भी ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से अंजलि कपूर ग्रुप में एक सहायक निदेशक थी, इसलिए उसकी नीयत तो खराब थी लेकिन हिम्मत नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसकी हिम्मत नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वरुण चौधरी की हिम्मत नहीं थी। तो भले ही वह खुद ऐसा न कर सके, वरुण चौधरी को सिया को बेइज्जत करते हुए देखना भी पैसे वसूल जैसा होगा। वह बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि नंगा होने के बाद सिया का नज़ारा कितना दिलकश और खूबसूरत होगा, और वरुण चौधरी के हो जाने के बाद वह शायद बाद में चुपके से घुस भी सके। ये सोचकर टोनी भाई बेसब्र हो गया। तो फिर मास्टर वरुण, आप पहले उसकी टांगें क्यों नहीं तोड़ देते? कहीं ऐसा न हो कि जब हम ध्यान न दे रहे हों तो वह भाग जाए। जब तक उस लड़के की टांगें टूट जाएंगी, उसके पास उसे तड़पाने के बहुत से तरीके थे। वरुण चौधरी ने सिर हिलाया और उसके कदम थोड़े तेज हो गए। उसका इरादा पहले उस आदमी को अपाहिज बनाने का था, कहीं ऐसा न हो कि बाद में उसकी बीवी के साथ मजे करते समय रंग में भंग पड़ जाए। ये देखकर टोनी भाई तुरंत जोर से हंस पड़ा। अबे ओ देवांश, मास्टर वरुण के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अभी तुम मुझे मारने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, देखते हैं तुम मुझे कैसे मारते हो। जैसे ही वरुण चौधरी ने सुना कि उस आदमी का नाम देवांश है, उसे तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि बलदेव व्यायामशाला में हर किसी को सागर दर्शन टावर की घटना के बाद से देवांश नाम से फोबिया हो गया था। जैसे ही वे ये नाम सुनते, उन्हें अनजाने में डर लगने लगता। हे भगवान, जीसस, अल्लाह, कृपया बचा लो कि वह आदमी वो राक्षस न हो। वरुण चौधरी ने प्रार्थना की और अपनी गति फिर से तेज कर दी। उसने जल्दी से घायल गुंडों को पार किया और फिर देवांश के सामने आ गया। जब उसने देवांश का चेहरा साफ देखा तो उसके पैर ढीले पड़ गए और धड़ाम के साथ वह घुटनों के बल गिर गया। ये देखकर देवांश को पता चल गया कि वरुण चौधरी ने उसे पहचान लिया होगा, इसलिए उसने उपहास किया और पूछा, क्या तुम शांति की जिंदगी से ऊब गए हो? वरुण चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया। देवांश भाई। टोनी भाई अपने सामने का नज़ारा देखकर सन रह गया और वरुण चौधरी की पीठ पर चिल्लाए बिना न रह सका। मास्टर वरुण, क्या आप फिसल गए? आप इसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? उठिए और इस कमीने को मार डालिए। वरुण चौधरी ने देवांश की ओर देखा और ये देखकर कि देवांश ने कोई आपत्ति नहीं की, वह तुरंत उठ गया। कुछ ही कदमों में टोनी भाई के पास पहुंचा और उसके पेट में लात मारी, जिससे वह 3-4 मीटर दूर जा गिरा। मास्टर वरुण, मैंने आपको उसे मारने के लिए कहा था, आप मुझे क्यों मार रहे हैं?
टोनी भाई ने अपना पेट पकड़ लिया, उसका पूरा शरीर झींगे की तरह झुक गया। मैं तुझे मार रहा हूँ, अंधे कमीने। क्या तुझे नहीं पता कि तेरी वजह से मैं लगभग मारा गया था? वरुण चौधरी ने कहा। टोनी भाई को फिर से मारने ही वाला था, लेकिन देवांश ने रोक दिया। इसे अभी मत मारो, मुझे इसकी जान का एक उपयोग करना है। देवांश के शब्द हल्के थे, फिर भी वे किसी की जिंदगी और मौत से जुड़े थे। इसी पल टोनी भाई को एहसास हुआ कि उसने इस बार किसी ऐसे राक्षस को उकसाया है जो भगवान को भी चुनौती दे सकता है। अपने बॉस से इसे छुड़ाने का कोई रास्ता निकालो, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा, देवांश ने उदासीनता से कहा। संक्षेप में, वह देखना चाहता था कि पर्दे के पीछे कौन डोर खींच रहा है। मुंबई शहर। मिस सिया को हॉस्पिटल के गेट पर छोड़ने के बाद मिनीवैन एक्सीलेटर पर पैर रखकर रफूचक्कर हो गई। कार से उतरने से पहले मिनीवैन वाले ने सिया को निर्देश दिया था कि मिस रिया से मिलने के बाद वहीं इंतजार करे, वरना देवांश का टिकट कट जाएगा। हालांकि सिया अभी भी घबराई हुई थी, उसने जल्दी ही एक फैसला लिया। उसने पहले पीहू के लिए खाना ऑर्डर किया, फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कॉल किया कि खाना आते ही उसे पीहू तक पहुंचा दें। उसने मूल रूप से वापस जाकर पीहू के लिए दोपहर का खाना बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था और पीहू अब तक भूखी होगी। पीहू का मामला निपटाने के बाद सिया ने अपने पीछे हॉस्पिटल की ओर देखा, फिर एक टैक्सी रोकी और कपूर विला की ओर बढ़ गई। अध्याय 230। तुम्हारे पति की वजह से। ओह, तुम्हारे पूर्व पति। जब टैक्सी कपूर विला वाले रिहायशी इलाके के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो कपूर परिवार के सदस्य पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जगदीश कपूर की मंशा के अनुसार उन्होंने रिहायशी इलाके के प्रवेश द्वार पर व्यक्तिगत रूप से सिया का स्वागत करने की योजना बनाई थी। आखिरकार वह गुरु देवांश की पत्नी थी, उनकी पूर्व पत्नी, एक ऐसा दर्जा जो जगदीश कपूर के लिए व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अंत में रिया कपूर उन्हें रोकने में सफल रहीं। कारण सरल था, गुरु देवांश अभी नहीं चाहते थे कि सिया को उनकी असली पहचान पता चले। कपूर परिवार के सदस्यों के मार्गदर्शन में पहली बार एक टैक्सी शहर के केंद्र में इस आलीशान विला क्षेत्र में दाखिल हुई। सिया का दिल देवांश के साथ था और उसका मन इस भव्य विला क्षेत्र की विलासिता की प्रशंसा करने में नहीं लगा था। उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वे अपनी मंजिल के करीब हैं। लेकिन टैक्सी ड्राइवर अलग था, वह बाएं और दाएं देख रहा था, चाहता था कि हर विवरण याद रख सके ताकि बाद में अपने साथियों के सामने डींगे मार सके। इस वजह से वह पुराना ड्राइवर, जो 10 साल से अधिक समय से टैक्सी चला रहा था, कई बार फूलों की क्यारियों पर चढ़ते चढ़ते बचा। अंत में वे बिल्कुल बीचों बीच स्थित कपूर विला के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर सीट पर बैठे रास्ता दिखा रहे कपूर परिवार के सदस्य दोनों के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं। और जब उन्होंने सिया को देखा, जो ऐसे शांत बैठी थी जैसे मछली पकड़ रही हो, तो वे सब मन ही मन सिर हिलाने लगे। ड्राइवर, जैसा कि विला क्षेत्र में अक्सर आने वाले किसी बड़े आदमी से उम्मीद की जाती है, उसका संयम वास्तव में बेहतरीन है। कपूर परिवार का गाइड, जैसा कि गुरु देवांश की पूर्व पत्नी से उम्मीद है, वह पहाड़ टूटने पर भी नहीं हिलती। अगर यह हमारी छोटी मालकिन होती तो अब तक शायद कार से कूद चुकी होती, है ना? सिया। कार से उतरने के बाद कपूर परिवार का गाइड सिया को कपूर विला के एक आउटडोर कैफे में ले गया। ये कैफे कपूर विला के 145 कमरों में से बस एक सबसे साधारण कमरा था और यह अकेले वक्त बिताने के लिए रिया कपूर की पसंदीदा जगह भी थी। सिया से मिलने के लिए उसका यहाँ का चुनाव दिखाता था कि वह सिया को कितना महत्व देती थी। लेकिन एक बाहरी व्यक्ति के रूप में सिया स्वाभाविक रूप से यह नहीं देख सकती थी और इस तरह देवांश की पहचान पर संदेह नहीं करेगी। रिया कपूर पहले से ही कैफे में इंतजार कर रही थी, बहुत ही सलीके से तैयार होकर। अंडर फ्लोर हीटिंग के कारण रिया कपूर ने गर्मियों वाली स्टाइल का गाउन पहना था, जो उनकी पतली कमर और लंबी टांगों को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहा था। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब उसे पता चला कि सिया उससे मिलना चाहती है, तो उसने तुरंत एक स्टाइलिस्ट को बुलाया और एक ऐसा हेयर स्टाइल और आउटफिट डिजाइन करवाया जो उसके स्वभाव को सबसे अच्छा दिखाए। शायद दिल की गहराइयों में वह अभी भी किसी दूसरी औरत से हारना नहीं चाहती थी। सिया ने बहुत ही कैजुअल कपड़े पहने थे, एक साधारण बुना हुआ टॉप, हाथ पर एक लंबा ट्रेंच कोट, सीधे लंबे पैंट और बहुत ही साधारण स्पोर्ट्स शूज। डायरेक्टर बनने के बाद उसे पहले की तरह औपचारिक ऑफिस ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वह अधिक रिलैक्स रह सकती थी, इसलिए वह काम पर यह कैजुअल ड्रेस पहनती थी। उसे आज रिया कपूर को देखने की उम्मीद नहीं थी और निश्चित रूप से अगर उसे पता होता तो भी वह जानबूझकर सचती संवरती नहीं। इससे उसका पूरा रूप एक ऐसे चेहरे को छोड़कर जिसने रिया कपूर को भी पल भर के लिए चकित कर दिया, पूरी तरह से साधारण लग रहा था। फिर भी रिया कपूर ने केवल एक नजर डाली और जान गई कि वह हार गई है। उसने सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी, जबकि सिया वास्तव में स्वाभाविक थी, उनके स्तर में अंतर एक नज़र में ही स्पष्ट था। मैंने सुना है कि आप कपूर परिवार के कुछ निजी मामलों के बारे में मुझसे मिलने के लिए उत्सुक थीं।
सिया ने उसे बैठने का इशारा किया, सीधे मुद्दे पर आते हुए। सिया ने सिर हिलाया, बात को घुमाए बिना। जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि कपूर परिवार का कौन सा छोटा नवाब मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा है। रिया कपूर, खनक की आवाज़ के साथ रिया कपूर के हाथ से कॉफ़ी का कप सीधे ज़मीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। छलकती हुई कॉफ़ी रिया कपूर के गोरे पैरों पर जा गिरी, काले और सफ़ेद का एक चौंकाने वाला कंट्रास्ट। लेकिन रिया कपूर पूरी तरह से दंग रह गई थी। मिस, आप जो चाहें खा सकती हैं, लेकिन जो चाहें बोल नहीं सकती। अगर देवांश को गलतफहमी हुई तो हमारा कपूर परिवार भी सिंघानिया परिवार की तरह बर्बाद हो जाएगा। जल्द ही कैफ़े का एक स्टाफ मेंबर सफाई करने आया। जी हाँ, रिया कपूर ने इस कैफ़े के लिए समर्पित स्टाफ भी रखा था, विशेष रूप से उनकी सेवा के लिए। सारा मलबा साफ होने के बाद रिया कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, मिस सिया, आप सिर्फ इसके लिए मुझसे मिलने आई हैं? सिया ने सिर हिलाया। आपको इतना यकीन कैसे है कि मेरे कपूर परिवार में कोई आपका पीछा करना चाहता है? रिया कपूर ने नई सर्व की गई कॉफ़ी को हिलाते हुए पूछा, उसका चेहरा कड़वाहट से भरा था। सिया, इस कारण के अलावा मैं वास्तव में सोच नहीं सकती कि कपूर परिवार मुझे खास तवज्जो क्यों देगा। क्या यह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप खुद बहुत होनहार हैं? रिया कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिया ने सिर हिलाया, मैं अपनी औकात जानती हूँ। साफ है, मैं इतनी होनहार नहीं हूँ कि मुंबई का जिंदा यमराज मेरी रक्षा करे। ललित को नीचे गिराने और मुझे प्रमोशन और सैलरी बढ़वाने की बात तो छोड़ ही दें। क्या सियांश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डायरेक्टर से सम्मान पाना कुछ ऐसा है जो मैं अपने दम पर हासिल कर सकती हूँ? तो फिर क्या यह मुमकिन है कि यह आपके पति की वजह से है? ओह, आपके पूर्व पति? रिया कपूर ने टटोलते हुए पूछा। ये सुनकर सिया ने एक फीकी मुस्कान दी, फिर सिर हिलाया और कहा, आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मेरा पूर्व पति कैसा है। वह उस तरह का इंसान है जिससे मैं भी पूरी तरह निराश थी। क्या आप उसकी वजह से मेरा ख्याल रखेंगी? प्रेसिडेंट रिया, वो मजाक बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। तो आपको यकीन है कि मेरे कपूर परिवार में कोई आपका पीछा करना चाहता है, इसीलिए आपको खास ट्रीटमेंट मिल रहा है ना? वना और क्या? रिया कपूर ने एक पल सोचा, फिर पलटकर पूछा, भले ही यह सच हो कि मेरे कपूर परिवार का कोई व्यक्ति आपका पीछा करना चाहता है, आप मेरे पास क्यों आईं? सिया, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कृपया उनसे कहिए कि वे मेरे साथ कितने भी अच्छे क्यों न हो, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, इसलिए कृपया उनसे कहिए कि वे अपनी कृपा वापस ले लें और मुझ पर समय बर्बाद करना बंद करें। एक साधारण इंसान के रूप में मैं आपके कपूर परिवार का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिया कपूर हैरान थी, क्या कपूर परिवार का आपको खास तवज्जो देना अच्छी बात नहीं है? सिया ने सिर हिलाया, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि छोटा नवाब शर्मिंदगी के मारे नाराज न हो जाए अगर वह इतनी मेहनत करे और उसे बदले में कुछ न मिले। और आपकी नाराजगी का सामना मैं नहीं कर सकती। रिया कपूर, उसे अब सचमुच रोना आ रहा था। क्या आपको नहीं पता कि हमारे कपूर परिवार ने व्यवहारिक रूप से आपको पलकों पर बैठा रखा है, बस इस डर से कि आप नाखुश न हो जाएं और वो शख्स हमें निशाना न बना ले? और आप वास्तव में हमारे कपूर परिवार को नाराज करने से डर रही हैं। सिंघानिया परिवार कैसे बर्बाद हुआ, क्या आपको कोई अंदाज़ा नहीं है? क्या ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि उन्होंने हमारे कपूर परिवार से मुकाबला किया कि उस शख्स ने उन्हें मिटा दिया? मुझे आप जैसी औरतों से नफरत है जो अपने पास मौजूद चीज़ों की कद्र नहीं करती। मैं व्यवहारिक रूप से उस शख्स के बिस्तर तक पहुंचने के लिए मरी जा रही हूं और आप कह रही हैं कि उसने आपको बहुत निराश किया और कि मैं मजाक कर रही हूं। क्या मैं मजाक करती दिख रही हूं? मिस सिया, कृपया निश्चिंत रहें, मैं कपूर परिवार के पूर्वजों की कसम खाती हूं कि मेरा परिवार आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आप वर्तमान में मिल रहे खास ट्रीटमेंट का पूरा आनंद ले सकती हैं, किसी भी मानसिक बोझ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रिया कपूर के सच्चे शब्द थे। आखिर अगर उनमें 100 गुना भी हिम्मत होती तो भी कपूर परिवार सिया को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत नहीं करता। क्यों? सिया बहुत उलझन में थी। कोई भी बिना वजह दूसरों के साथ अच्छा नहीं होता, और फिर ये तो प्रतिष्ठित कपूर परिवार है, मुंबई का सबसे बड़ा परिवार। इसके अलावा उनके पीछे एक रहस्यमय गुरु देवांश है। ऐसा प्रसिद्ध और अत्यंत शक्तिशाली परिवार उसके जैसी एक साधारण महिला को विशेष तवज्जो क्यों देगा? तुम्हारे पति की वजह से? ओह, तुम्हारे पूर्व पति, रिया कपूर ने सुधारते हुए कहा। जब उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पति की टांगें तोड़ देंगे, उन्हें लगा डर पैदा हो गया, पर वे नहीं जानते थे कि डर कमरे में पहले से मौजूद था। वो आदमी जो चुपचाप कुर्सी पर बैठा था, दरअसल इंतजार कर रहा था ताकि उसकी औरत यह न देखे कि वह कैसे मारता है। रस्सियाँ टूटी, हड्डियाँ नहीं, अहंकार टूटा। और जब शहर की सबसे ताकतवर औरत ने कहा, यह सब तुम्हारे पति की वजह से है, तब पहली बार सिया को एहसास हुआ जिस आदमी को वह टूटा समझती थी वही तूफान था।
जिससे सब डरते थे।